8% का रिटर्न बनता है, जो कि एफडी को नॉर्मली बीट नहीं करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मारुति बड़ा था, टीसीएस बड़ा था, मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हर जमाना हर इश्क का नहीं होता है। कभी टीसीएस बढ़ता है, कभी टीसीएस को रोका जाता है, कभी टेक महिंद्रा बढ़ता है, कभी टेक महिंद्रा को रोका जाता है। यानी कि लॉन्ग टर्म की कहानी नहीं, राइट टर्म की कहानी होती है, जो कि 2009 से लेके 2019 में ऐसा ही हुआ। लॉन्ग टर्म में नहीं, आपको चर्न करते रहना चाहिए, चाहे वो इक्विटीज हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हैं। इस क्रक्स के साथ मैं यहां पे स्क्रीन को शेयर करना स्टॉप करता हूं। यानी कि मैं जो आपसे जो पहली बातचीत करना चाह रहा था वो ये कि ब्रॉड हैपनिंग 1991 से लेके 2003 से लेके 2008 से लेके कैसे कैसे रही, और अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 2021 में ऐसा क्या हुआ। 2021 में जहां आप सोचिए 2008 से 2008 से लेकर 2013 के बीच में जहां यूएस ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर पंप किया एंड मार्केट यूं ऐसे से फ्लक्चुएट होती रही, मगर यहां पे यूएस ने 2020-21 में अंदाजन 7 ट्रिलियन डॉलर पंप किया एक साल के अंदर। बट ऑब्वियस अगर यूएस इतना डॉलर पंप करेगा, और सिर्फ यूएस नहीं, यूरोप भी, यूके भी, और वर्ल्ड ओवर 32 ट्रिलियन डॉलर पंप किया गया इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि इतना पैसा अगर पंप किया गया होगा तो मार्केट्स ने तो लिक्विडिटी दिखा के भागना ही था, भाग गई मार्केट। यानी कि जिन लोगों ने 2009 से लेकर 2019 तक लगा के बैठे हुए थे और कईयों के शेयर्स डाउन थे और उनको फिर इंतजार थी कि करण अर्जुन दोबारा आएंगे, तो करण अर्जुन दोबारा आए 2021 में। मगर मुद्दा यह है कि अब करण अर्जुन वापस जाएंगे, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी जो पंप हो गई है उसके कारण महंगाई यूएस की बढ़ गई है, और यूएस की महंगाई बढ़ेगी तो वहां पे इलेक्शन का हेरफेर हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। इसलिए वहां पे अब उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम टेपरिंग, क्यूई और ऐसी कई ऐसी बातें हैं जो मैं यहां पे अभी टाइम के कारण नहीं बता पाऊंगा। अब इसका मतलब अगर यहां से लिक्विडिटी एक्सट्रैक्ट होती है तो मार्केट में डेफिनेटली एक फ्लक्चुएशन आएगी। अब मैं यहां तक एक पहले फेज के बाद बात करते हुए अब मैं दूसरे फेज पे आता हूं, जो हमने एक तरह से बजट में ब्रॉड 3 आउटलाइन देखी और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला ब्रॉड आउटलाइन इस बजट में था कि फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया गया। हम सब समझते ही हैं फिस्कल डेफिसिट का मतलब हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर, हमारे बजटेड रिसिप्ट से जो डेफिसिट है। आप सोचो हर साल बसाल लगातार 1947 से लेके 2022 तक आज तक हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है। और आप सोचिए कि हर बार जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो हमें बोरोइंग करनी पड़ती है, और बोरोइंग करते करते आज के डेट में हमारी जो जीडीपी है उसका 80% हमारी बोरोइंग्स है। यानी कि अगर मैं जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 210 लाख करोड़ मान लूं, तो यानी कि अगर मैं उसका 80% लूं तो अंदाजन 150 से 160 लाख करोड़ की हमारी एक तरह से बोरोइंग है। एंड आप देख भी सकते हैं कि हमारा एनुअल जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जाता है वो अंदाजन 7 to 8 लाख करोड़ जाता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने पहला एक स्टेप बहुत बढ़िया किया कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दिया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, जो पिछले 10 साल से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं उसके कारण जो इकोनॉमी एकदम से रिवाइव कर गई, जीएसटी के जो कलेक्शंस आ गए, उसके कारण एक तरह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ नहीं पाया, हमारी बोरोइंग्स एडिशनली और नहीं जा पाई। इसका एक सिग्नल क्या जाएगा? इस पहले पॉइंट का सिग्नल वर्ल्ड मार्केट को यह जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है, और इसके कारण ह्यूज फंड फ्लो हिंदुस्तान आएंगे। यानी कि पहले 2-3 महीने, यानी कि मैं ऐसा समझता हूं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, टेपरिंग करेगा, क्यूई करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं होता, उसमें क्यूई को कम करना यानी कि टेपरिंग करना वो करेगा। एंड टेपरिंग के साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मार्केट की वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, जिसके कारण मेरे को लगता है कि अप्रैल तक हमारे हिंदुस्तान में जो ब्रॉड मार्केट्स हैं वो काफी वॉलेटाइल रहेंगी। सेकेंड ब्रॉड पॉइंट, हिंदुस्तान ने कहा कि हम क्रिप्टो अपनी ओन डिजिटल करेंसी लाएंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस
पिछले 2-3 साल से दे रहा हूं, आप YouTube पे चेक भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और हिंदुस्तान की अपनी लक्ष्मी के नाम से डिजिटल करेंसी आएगी, लक्ष्मी के नाम से। एंड मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियोस YouTube पे जाके अमनचुक सीए चैनल पे जाके आप वहां पे सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बाय अमनचुक सीए करके, एंड वहां पे 2-3 वीडियोस हैं, ताकि मेरा यहाँ पे समय मैं उसके ऊपर ना गुजारूं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, हिंदुस्तान की डिजिटल करेंसी आने के कारण एक बड़ा जो महत्व होगा वो ये कि हिंदुस्तान में अंदाजन 2012-13 का एक डाटा है कि 90 लाख करोड़ का ब्लैक मनी था। ये ब्लैक मनी जो सिस्टम में है, यानी कि सिस्टम के बाहर जाके जो रियल एस्टेट में, गोल्ड में और आजकल क्रिप्टो करेंसीज में भी जो घुस चुका था, कहीं ना कहीं इस पैसे को, या कैश के फॉर्म में, इस पैसे के कारण आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा। सिंस आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द ब्लैक मनी विच हैज बीन साइडलाइन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो यहां पे अगर ये डिजिटल करेंसी आती है तो उसके कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो ब्लैक मनी साइफनिंग ऑफ था वो कम हो जाएगा। तो यानी कि ये सेकंड ब्रॉड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। मैं समझता हूं 2 तरह के रिफॉर्म्स होते हैं, 2 तरह के बजट के चीजें होती हैं। एक होता है ब्रॉड स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आने वाले समय में पेश करेगा, यानी कि आने वाले समय में एक ट्रेजेक्टरी देगा। और एक होता है ऑपरेशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स। मेरी उम्मीद है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों से, जो मेरे कलीग्स हैं, कि हम हमेशा सिर्फ टैक्स को देखते हैं, हम हमेशा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके अलावा एज अ विजनरी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कभी ये नहीं समझते कि इकोनॉमी की पॉलिसी बिहेवियर कहां जा रहा है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की पॉलिसी बिहेवियर को ब्रॉड आउटलुक नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल टैक्सेबिलिटी, जो हम जीएसटी या जो डायरेक्ट टैक्स वगैरह इसकी जो बातें करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं विजन नहीं शेयर कर पाएंगे हमारे हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स और एमएसएमईज के साथ। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर नहीं कर पाएगा तो मैं समझता हूं कि कौन शेयर कर पाएगा। थर्ड ब्रॉड एजेंडा ऑफ दिस बजट वाज कि हमने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करके टैक्सेबिलिटी के अंदर लाया, यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसको रेगुलेट किया जाएगा अप्रैल के आसपास, यानी कि आफ्टर यूपी इलेक्शंस। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 6 महीने पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखी है कि यूट्यूब पे मैंने ये जिक्र किया था कि 6 महीने के बाद अंदाजन ये उसको मैनेज करके रेगुलेट कर देंगे। मैं चाहूंगा कि आप उसको देख सकते हैं। अब मैं जो आखिरी फेज पे इसको जो कनेक्शन करना चाहता हूं, कनेक्शन ये है कि जो इंडस्ट्री 1991 में खोली गई थी, लार्ज कॉर्पोरेट्स, आप सोचिए जो लार्ज कॉर्पोरेट्स थे उस जमाने में, उनका जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 15% था। यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हुआ उसका 15% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय 15 टाइप ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, यानी 15 लार्ज कॉर्पोरेट्स, यानी 15% ऑफ द टोटल corporate profits of Indian economy was contributed by 15 large corporates. 2014 के आसपास 30 से 40% of the total corporate profits, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूट कर लें, किसी का शायद अनम्यूट हुआ हुआ है। सर एक्चुअली वो जो मेन वाला चैनल है वहां पर अनम्यूट हो गया है। अच्छा, मैंने कर दिया, ठीक, वो कर दिया ना। सो आइडली इसका मतलब ये कि जो सेकंड ब्रॉड पॉइंट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि 1991 में जो लार्ज कॉर्पोरेट का कंट्रीब्यूशन था इन द ओवरऑल प्रॉफिट्स, 2014 के आसपास यही लार्ज कॉर्पोरेट्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो अंदाजन 40 से 50% था। एंड आज के डेट में जितने भी हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं उसका 80% कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है टॉप 20-25 कंपनीज कर रही हैं। इसका मतलब ये लार्ज कैप कंपनीज एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स बनेंगी, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स बनेंगी। एंड इसका मतलब यह है कि उसके आसपास ही हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। उसके आसपास जो स्मॉल कैप मिड कैप हैं जो सप्लाई चेन में आएंगे उनके आसपास हम एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहां पे 5 ब्रॉड पॉइंट्स बनते हैं। पहला, सिंस इंटरेस्ट रेट्स यहां से बढ़ते हुए दिखते हैं तो हमें बॉन्ड से दूर रहना है, हमें डेट फंड से दूर रहना है, हमें बैलेंस्ड फंड से दूर रहना है, हमें हाइब्रिड फंड से दूर रहना है, क्योंकि यहां से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे
लिक्विडिटी को कम किया जाएगा, तो इसलिए हमें बॉन्ड से दूर रहना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिंस ये जो टॉप लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं ये फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स बन जाएंगे, हिंदुस्तान के एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी देश को अगर मल्टीप्लायर ग्रोथ चाहिए तो उसके अपने एमएनसीज होनी चाहिए। ये यूएस के साथ भी हुआ, ये जापान के साथ भी हुआ, ये चाइना ने भी किया और अब हिंदुस्तान को भी करना पड़ेगा। यानी कि हमें भी ये जो टॉप 20-25 कंपनीज हैं उनको एक एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स का शक्ल देनी पड़ेगी। एंड मुझे लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो उन लार्ज 20-25 लार्ज कैप्स के पास हो, मगर लॉन्ग टर्म ना हो, उसको हम चर्न करते रहें। कभी एशियन पेंट्स में हो, कभी रिलायंस में हो, कभी एलएनटी में हो, कभी नेस्ले में हो, यानी कि हम चर्न करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ब्रॉड पॉइंट, जो स्मॉल कैप्स हैं उनमें काफी डिसरप्शन दिखेगी, मिड कैप्स में काफी डिसरप्शन दिखेगी, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज जो 1991 में खुली गई थी वो यहां पे डिसरप्ट होंगी, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज यहां से आपको दिखेंगी प्रॉब्लमेटिक में आते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान की ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ है तो काइंडली आप उसके ऊपर नॉलेज लेके वापस एक्सप्लोर करो कि क्या आप सही खड़े हैं या नहीं खड़े। फोर्थ ब्रॉड पॉइंट, आईपीओस जो हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट जितने भी आईपीओस आ रहे हैं पर्टिकुलरली उसमें प्रोमोटर अपनी वेल्थ को बेच रहा है, प्रोमोटर अपनी वेल्थ को लिक्विडेट करके बाहर निकल रहा है। अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि कोई ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसमें प्रोमोटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि अगर प्रोमोटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो आप उस आईपीओ में लगा सकते हैं। मगर अगर प्रोमोटर एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जो जुम्मा जुम्मा पहली बार मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं और एकदम से वो बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें नुकसान हो सकता है। फिफ्थ ब्रॉड पॉइंट है, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले हैं उसके ऊपर काइंडली लिक्विडेट करने की कोशिश कीजिए। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जो बॉन्ड्स वाले हैं, डेट फंड वाले हैं, उसके ऊपर लिक्विडेट करने की कोशिश कीजिए। जितने भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप वाले हैं उनको चर्न करना सीखिए, क्योंकि कभी एचडीएफसी टॉप 200 जिसका नाम आज एचडीएफसी 100 है उसका जमाना था, और कभी मोतीलाल ओसवाल का 35 का जमाना था, फिर कभी मिराए एसेट का जमाना था, और ऐसे जमाना चेंज होते रहता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी। इसका मतलब ये हमें एक तरह से चर्न करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे पास अंदाजन 5 मिनट और रहते हैं। टुवर्ड्स द एंड मैं ऐसा जिक्र करना चाहता हूं कि यहां से कैपिटल मार्केट्स ऑन ओवरऑल बेसिस हम ये नहीं समझ सकते कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, जो कि टीवी मीडिया चैनल पे एकदम से आता है कि 1 लाख हो जाएगा। आप समझ लो जब टीवी मीडिया चैनल पे आ जाए कि सेंसेक्स यहां से 1 लाख हो जाएगा तो मार्केट को टूटना है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना उनको पैसा लगाना है, तो वो चाहते हैं कि रिटेल आदमी आ जाए, रिटेल आदमी इन्वेस्टमेंट करना आ जाए। तो यानी कि टीवी और मीडिया पे देख के ऐसी चीजें मत देखिए, खुद की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एंड मुझे लगता है खुद की नॉलेज भी अगर हम कहें कि बुक से हम अमीर बन जाएंगे तो बुक से कभी हम अमीर नहीं बन सकते, बुक से नॉलेजेबल नहीं बन सकते, मीडिया चैनल से हम नॉलेजेबल नहीं बन सकते। मीडिया में मैं यूं कहूंगा न्यूज इज प्लांटेड, इट इज नॉट प्रिंटेड। तीसरा, यूट्यूब के जो फ्री चैनल्स हैं वहां से हम कभी भी अपना पोर्टफोलियो ना डेवलप करें, क्योंकि यूट्यूब पे कई ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं बेचारों को समझ आया, मगर 20-21 की दुकान उनकी चल पड़ी, क्योंकि 20-21 में सारे घोड़े गधे चल पड़े, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी आई कि सारे म्यूचुअल फंड, सारे स्मॉल कैप, सारे लार्ज कैप, सारे मिड कैप, सारे घोड़े गधे चल पड़े। तो इसलिए यूट्यूब के बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो डेवलप मत करना। तो मैं चाहता हूं, हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स कर लिया जाए टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी मगर हैंड होल्डिंग नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पॉइंट ये, जितने भी ऐसे कोर्सेज होते हैं वो 6-8 दिन 9 दिन के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मगर उसके बाद हैंड होल्डिंग नहीं होती। तो मेरा ये कहने का पर्पज ये है कि आपको अपनी खुद की पोर्टफोलियो की जो बागडोर है वो खुद की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज से लेनी पड़ेगी। एंड अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लेंगे तो आपको समझ आएगा कि 99% लोग क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण 1% लोग कमाते हैं और 99% गवाते हैं। जब आपकी नॉलेज का अपग्रेडेशन लेवल होगा तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे एंड 99% से दूर होंगे। इसी के साथ मैं शायद आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अमनचुक सीए के नाम से ट्विटर पे भी हूं, यूट्यूब पे भी हूं, लिंक्डइन पे भी हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हर एक पे। साथ में अमनचुक सीए ऐप है,
उस पे मैं कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड सेक्शन आप लॉग इन कर सकते हैं। अमन चुक सीए ऐप पे अंदाजन 10-12 लोग, 1000 लोग हैं, एंड वहां पे मैं चाहूंगा कि आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे मैं नॉलेज बेस में कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऑडियोज के थ्रू ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। एंड अगर आप मेरे नेटवर्क ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप 9999300216 पे आप अपना शेयर कर देंगे, आपका नाम एंड आप क्या क्या करते हैं, ताकि मैं आपको अपने नेटवर्क ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इसी बहाने मैं आपसे फ्यूचर में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, एंड कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से सीखते सीखते हिंदुस्तान को और फर्दर प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेल ऑन टाइम, नमस्कार है, जय हिंद। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। अशोक, यस यस सर। या अमनचुक जी का खत्म हो गया है, तो प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। यस यस। वो उसके सीनियर है। हेलो अमन जी। हाँ जी सर। हाँ, एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा ट्रबल आ गई है। जी। तो डॉक्टर गिरीश आहूजा जी का कुछ टेक्निकल ट्रबल है, तो मैं भी रन कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं था, मैं एयरपोर्ट से वापसी आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप कंटिन्यू कर लें 10-1 मिनट, जब तक ये लोग कुछ मैनेजमेंट में जो है उधर डॉक्टर गिरीश आहूजा कहीं प्रॉब्लम में है। अच्छा, आप कंटिन्यू कर लें 10 मिनट, जब तक कंट्रोल रूम वाले कोई आए। श्योर। सो अगर मैं उसी को कंटिन्यू करने की बात करूं तो शायद मैं यूं समझ के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं, नॉर्मली हमारा हिंदुस्तान में ये मानना है कि बॉन्ड्स में पैसा जब मर्जी लगा लो, मगर बॉन्ड्स में जब मर्जी पैसा नहीं लगाया जाता। हमें बॉन्ड्स में तब लगाना चाहिए जब यील्ड गिरने की संभावना हो। यील्ड गिरना और बढ़ना, उसके कई कारण होते हैं, जिसमें से मेजर 3 कारण होते हैं। पहला, यील्ड बढ़ता कब है? यील्ड तब बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हों या बढ़ने की संभावना हो, यानी कि व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग, यानी कि तब यील्ड बढ़ते हैं। बट ऑब्वियस है, जब यील्ड बढ़ते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू टूटेगी, तो हमें ऐसी टाइम पे बॉन्ड्स में नहीं लगाना चाहिए, और अगर हैं तो बेच के निकल जाना चाहिए। जैसे कि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, जब भी जीडीपी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो नॉर्मली हमें ये एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए कि अगर जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ओवरहीट कर रही है इकोनॉमी में, तो यानी कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। यानी कि जब एक्सेसिव जीडीपी ग्रोथ हो तो उम्मीद कर लो कि यील्ड बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो या बढ़ने की संभावना हो, जैसे कि लिक्विडिटी छापी गई 2021 में, तो पता ही था कि आने वाले 1, 2, 3, 4 सालों में, आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हमें उस टाइम पे भी समझ जाना चाहिए कि यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड की वैल्यू टूटेगी, तो हमें बॉन्ड से दूर, डेट फंड से दूर, हाइब्रिड फंड से दूर, बैलेंस फंड से दूर रहना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में हम ये सारी चीजें नहीं समझते, नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बॉन्ड्स में मतलब जब मर्जी डाल दो, यानी कि डेट फंड में मतलब जब मर्जी डाल दो, मगर ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे जाके आप बॉन्ड्स के ऊपर मेरी 2-3 वीडियोस हैं, आप उसको एक बार देख लेना, वहां पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही आता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मगर हम ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है। म्यूचुअल फंड एक तरह से बहुत बड़ा ब्रोकर है। म्यूचुअल फंड एक तरह से ऐसा ब्रोकर है जिसने अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से कर रखी है कि आम आदमी को लगता है कि शेयर मार्केट रिस्की है, मगर म्यूचुअल फंड सेफ है। मगर म्यूचुअल फंड भी कहां लगाता है? वो भी तो शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाता है। इसका मतलब ये, हमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे लर्निंग के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड्स में ना लगाएं और डायरेक्ट शेयर्स में सिप करें। कई फायदे हैं। पहला फायदा, आप म्यूचुअल फंड जिस ब्रोकर या सब ब्रोकर के थ्रू लगाते हैं, वो अपनी ट्रेल कमीशन के लिए आपका कभी भी म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करता है। सिंस वो म्यूचुअल फंड
कभी चेंज नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि सेम म्यूचुअल फंड तो हमेशा चलेगा नहीं, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड चर्न करते रहना चाहिए, मगर वो अपनी नॉलेज के कारण, क्योंकि ब्रोकर आपको कभी भी चर्न नहीं करवाएगा। पहली बात तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, एंड साथ में उसके पास ट्रेल कमीशन का एक लालच होता है, जिसके कारण वो हमेशा यही चाहता है कि जो पैसा है वो सेम म्यूचुअल फंड में लगता रहे ताकि उसको ट्रेल कमीशन आती है। तो यानी कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में जाएंगे तो आप एक तरह से 1% मिनिमम अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। दूसरा, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो होती है अंदाजन 2%, यानी कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में जाएंगे तो आप 2% का एक्सपेंस रेशियो बचा सकते हैं। तीसरा, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, हम नॉर्मली ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेते हैं, उस पर डिविडेंड वगैरह नहीं आता है, बोनस शेयर्स नहीं आते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में लगाएंगे तो आपको बोनस शेयर्स भी आएंगे और डिविडेंड भी आएगा, और नॉर्मली थकी सी थकी कंपनी भी 2% का डिविडेंड देती है, यानी कि 2% डिविडेंड हो गया, 2% का एक्सपेंस रेशियो हो गया, 1% का ब्रोकरेज हो गया, 5% का फायदा हो गया अगर हम डायरेक्ट इक्विटीज में लगाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि मगर हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से इक्विटीज में लगाएं। सिंपल है, टॉप 5-10 म्यूचुअल फंड ढूंढ लो, उनके कॉमन 5-10 शेयर ढूंढ लो, यानी कि टॉप 5-10 शेयर्स म्यूचुअल फंड जो है हिंदुस्तान के, उनको गूगल पे सर्च मारो, गूगल पे कई कंपनीज हैं, वैल्यू रिसर्च है, मॉर्निंग स्टार है, वगैरह वगैरह, और उनमें से कॉमन शेयर्स निकाल लो कि कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड में कॉमन 10 शेयर्स कौन से हैं। अब कॉमन 10 शेयर्स का मतलब हिंदुस्तान के टॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर उन कॉमन 10 शेयर्स में लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लगा लो ना। एंड इसके लिए भी अगर आपको लगता है कि कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए तो हम कंप्लीमेंट्री हर महीने कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड और उनके कौन से टॉप कॉमन शेयर्स हैं वो भी डालते हैं। बट ऑब्वियसली आप मेरे साथ जब कनेक्ट होंगे, नेटवर्क ग्रुप में आएंगे, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर पाऊंगा। इसमें एक और पॉइंट है, अगर आपको फिर भी लगता है कि म्यूचुअल फंड के बजाय अगर हम इक्विटीज में जाते हैं तो और क्या फायदा, एक बहुत बड़ा फायदा है। हम म्यूचुअल फंड में जब सिप लगाते हैं, हम हर महीने की एक पर्टिकुलर तारीख को लगाते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर तारीख को हमें एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। मगर आपने कभी सोचा है कि कई बार मार्केट उस पर्टिकुलर तारीख में एवरेज का मौका दे ही नहीं रही, तो आपको क्या करना चाहिए? समझो आपका हर महीने का सिप है 50,000 रुपए, यानी कि आपको डिवाइड करना चाहिए 12,500 रुपए हर हफ्ते का, और 12,500 रुपए हर हफ्ते का जो आपने डिवाइड किया और जो टॉप कॉमन 5-10 शेयर्स निकाले, उन शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, एंड फिर अगले हफ्ते देखिए कि कौन से शेयर्स 5% टूटे हैं और कौन से शेयर्स 5% बढ़े हैं, उन्हीं में एवरेज करें अगला वाला 12,500। और अगर नहीं हिले हैं तो मत लगाइए, फिर अगले हफ्ते की वेट कीजिए, ताकि जो शेयर्स बढ़े हैं या जो शेयर्स घटे हैं उन्हीं में एवरेज हो, ताकि आपका एवरेज बढ़िया हो जाए। हालांकि कई ऐसी एडवांटेज है, और मैं चाहूंगा कि एक वीडियो भी मैंने बना रखी है कि म्यूचुअल फंड के अलावा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाते हैं, आप यूट्यूब पे करेंगे कि व्हाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बाय सीए डॉक्टर अमन चुग या बाय अमन चुग करके यूट्यूब पे आपको वो पूरी वीडियो मिलेगी। एंड मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें ताकि आप कहीं जो फंस रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये 20-21 का जमाना नहीं रहेगा। 2009 से लेके जो 2019 का जमाना था, उसमें बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न था वो भी अंदाजन 9 से 10% था, यानी कि एफडी का रिटर्न 8.5% था और 9 से 10% का म्यूचुअल फंड का रिटर्न का था। तो हम क्यों इतना स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि उसका रिस्क लेते हैं। नॉर्मली हर म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 20% होता है, तो 20% स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम एक्स्ट्रा सिर्फ 1% का रिटर्न कमाने के लिए जा रहे हैं। और ये तो शुक्र करो कि 20-21 आए करण अर्जुन, और इतने लिक्विडिटी लेकर आए करण अर्जुन कि सारे म्यूचुअल फंड भाग गए ऊपर, और आपको लगता होगा कि वाह, जो भी मैंने म्यूचुअल में लगाया था उसमें बहुत रिटर्न बन गया। रिटर्न बना, मगर ये म्यूचुअल फंड की कंपनी के कारण नहीं बना। रिटर्न बना जो शेयर्स में, वो शेयर्स के कारण नहीं बना, कोई भी ब्रोकर के कारण नहीं बना। ये बन गया क्योंकि यूएस ने इतना पैसा छापा कि सारों की दिवाली हुई। मगर अब इतना पैसा लेके जाएगा वापस कि कहीं सारों का दिवाला ना हो जाए, क्योंकि कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो निकल लिए हैं, मगर जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है वो आज डीमैट अकाउंट खोल रहा है, पेटीएम पे पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट खोल रहा है, जोमेटो में पैसा लगाने के लिए डीमैट अकाउंट खोल रहा है। ये वही जमाना है जैसे आरपीएल, रिलायंस पावर में रिटेल आदमी ने 2008 में 500 रुपए दे के डीमैट अकाउंट खुलवाए थे, और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ है? क्योंकि मार्केट उठा के पटकती है ऐसे लोगों को जो नए नए आते हैं, और ताकि तब तक पटकती है ताकि वो आदमी तब तक कसम ना खा ले कि मैं कसम खाता हूं आज के मार्केट में कभी नहीं आऊंगा। एंड वही होता है,
मार्केट क्रैश करती है, वो कस्में खाता है, मार्केट बढ़ने लग जाती है, फिर वो उसको दूर खड़े देखता है और लाचार हो जाता है। मगर जब वो और बढ़ते 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 वो कसम खा रहा होता है, वो कहता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मगर फिर एकदम से इतना बढ़ जाता है कि टीवी वाले आते हैं कि अब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो रिटेल आदमी फिर दोबारा घुस जाता है। जैसे ही वो दोबारा घुस जाता है, मार्केट दोबारा घुस जाती है। तो यहां पे ब्रॉडली म्यूचुअल फंड का भी मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप काइंडली आप सुने, तो आपको और थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां पे एक तीसरा पॉइंट आता है, हम ये सोचते हैं गोल्ड में लगा लेते हैं। अब गोल्ड में कब लगाएं? नॉर्मली गोल्ड में लगाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ है, एंड मैं चाहूंगा कि अगर आप इसके ऊपर में भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप YouTube पे आप सर्च कर सकते हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन के नाम से बाय अमन चुग, यानी कि पोर्टफोलियो एजुकेशन बाय अमन चुग। वहां पे ये और भी कई और चीजें हैं, बट ऑब्वियसली आप कनेक्ट होंगे तो थोड़ा और हम वार्तालाप करेंगे, मगर ब्रॉड पॉइंट दे रहा हूं। गोल्ड में तब लगाना चाहिए जब आपको ये पता हो कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो किस कारण है। अगर आपके पोर्टफोलियो का रिस्क इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण है, तो गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन आता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट क्रैश है, यानी कि मार्केट में अगर क्रैश दिख रहा है और मार्केट क्रैश हो रही है, तो जब हम पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करते हैं तो वहां पे गोल्ड आता है। यानी कि गोल्ड दो कारण से आता है, पहला जब महंगाई बढ़ने की संभावना हो, और दूसरा जब क्रैश होने की संभावना हो। तो डिपेंड करता है कि आप गोल्ड को क्यों ला रहे हो, पोर्टफोलियो के इन्फ्लेशन हेज के कारण या पोर्टफोलियो को एक तरह से बीटा हेज के कारण। बीटा हेज मतलब जब मार्केट क्रैश करेगी तो आपका पोर्टफोलियो बीटा अगर पॉजिटिव है तो पोर्टफोलियो भी टूटेगा। इतनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से अगर हम गोल्ड में पैसा नहीं लगाते हैं ना, तो हम एक्चुअली में गलती क्या कर रहे हैं। हम में से कई लोगों ने रिसेंट टाइम्स में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाया होगा, 8-8 साल के लिए लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि 8-8 साल के लिए, या ये जो लॉन्ग टर्म की कहानी है, उससे हमें प्लीज थोड़ा साइडलाइन होना चाहिए, क्योंकि आज के एंड में हर एसेट क्लास का जमाना चेंज होता रहेगा। जैसे वो डायलॉग है ना, हर इश्क का एक वक्त होता है, ऐसे ही हर एसेट क्लास का भी एक वक्त होता है। कभी रियल एस्टेट होता है, कभी गोल्ड होता है, कभी बॉन्ड्स होता है, कभी शेयर्स होते हैं, और विद इन हर एसेट क्लास में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का जमाना होता है। एक जमाना पहले रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल फ्लैट्स चलते थे, आज स्टूडियो अपार्टमेंट चलते हैं। पहले कमर्शियल मॉल की प्रॉपर्टी चलती थी, आज रेजिडेंशियल प्लॉट्स चलते हैं, आज इंडस्ट्रियल प्लॉट्स चलते हैं, आज एक तरह से वेयर हाउसेस के प्लॉट्स चलते हैं। यानी कि चेंज हो रहा है जमाना। सिमिलरली इक्विटीज, जैसे मैंने मेंशन किया, कभी आईटी सेक्टर चलता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलता है, कभी ऑटो चलता है। ऑटो में भी आप देखिए, बजाज ऑटो पिछले 2 साल से 1.5 साल से नहीं चला है, यानी कि इसका मतलब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा चला है, मारुति अब जाके चलना शुरू हुआ है। इन्फोसिस 2016 से लेके 2019 तक नहीं चला था। यानी कि इसका मतलब ये हर वक्त आपका सेक्टर भी चेंज होना चाहिए और हर वक्त सेक्टर के अंदर जो शेयर है वो भी चेंज होना चाहिए, यानी कि आपको चर्न करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि ओवरऑल जब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो वहां पे गोल्ड, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड और आज के में जो हम क्रिप्टो की भी समझ ले रहे हैं, तो एक तरह से ये सारे चर्न होने चाहिए। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हमें वेट करना चाहिए हिंदुस्तान की अपनी क्रिप्टो रेगुलेटेड जो करेंसी आ रही है, एंड अगर हम ऑलरेडी पार्क्ड हैं अदर देन हमारे जो रेगुलेटेड, क्योंकि अभी तो है ही नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप बिटकॉइन में होंगे, इथेरियम में होंगे, रिपल में होंगे, तो मैं आपको ये इनडायरेक्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि उसमें वॉलेटिलिटी काफी बढ़ेगी। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हर इकोनॉमी अपनी अपनी ई करेंसी लेकर आएगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं ऐसे पार्किंग ऑफ फंड्स हैं क्रिप्टोज में, उसको आप लिक्विडेट करके एटलीस्ट वापस हिंदुस्तान की इकोनॉमी की मार्केट्स में लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपका वो जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वन फाइंड है आपका उसमें भी मार्क टू मार्केट लॉसेस होने की संभावना हो सकती है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे को जो दिए गए थे 10 से 12 मिनट और फर्दर, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर और हुक्म होता है और फर्दर चलाने का तो मैं और फर्दर बातें कर सकता हूं। अदरवाइज आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं।
अमन चुग CA AMANCHUGH CA, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एंड साथ में आप अमन चुग CA ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का आइकन है, वहां पे आप आइकन में जा सकते हैं। अंदाजन जैसे मैंने बताया 12 से 15 हजार इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। वहां पे कई सेक्शंस हैं, जैसे कि नॉलेज बेस का सेक्शन है जहां पे मैं ब्रीफ ऑडियोज या छोटी छोटी ऑडियोज में मार्केट इकोनॉमी के बारे में बातचीत करता हूं। प्लस एक जॉब्स का सेक्शन है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब्स ढूंढ रहे होंगे, तो हमारे वास्ट नेटवर्क में कई लोग जॉब्स प्लेस करते हैं। कई MNC कंपनीज, कई लार्ज कॉर्पोरेट्स के CFOs CXOs हमारे नेटवर्क में है, तो आपके लिए हो सकता है जॉब्स का फायदा हो जाए, वगैरह वगैरह। एंड साथ में आप मेरे नेटवर्क ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसके लिए आप 9999300216 पे आप अपनी डिटेल्स भेज देंगे, आपका नाम, आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, आपका क्या उसमें डेजिग्नेशन है, कौन सी लोकेशन में है। एंड इसी बहाने में आपको रेलेवेंट नेटवर्क ग्रुप में इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा, ऐड भी कर दूंगा। इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे को जो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, मैंने उसको भी ऑनर कर दिया। अगर मेरे को फर्दर इंस्ट्रक्शन आती है, मैं और फर्दर बोल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you. I'm so sorry for this technical difficulty, No problem. viewers. So Girish Ahuja ji would be joining us shortly. In the meanwhile, we have our expert CA Siddharth Jain with us, who would give you a little overview on the changes in direct tax as well, and followed by deliberation by Ahuja sir. Siddharth sir, have you joined us? Just a minute, Neha ji. Just give me a moment, and I hope I am there. So, Prabhat, good morning. I hope it's a bright, sunny morning. And though the Finance Bill 2022 introduced yesterday in the Parliament, the Finance Minister quickly went through that bill. But let me start by saying कि सर पिक्चर में बहुत कुछ है और पिक्चर बहुत बाकी है और डब्बे में छुपा हुआ पिटारे में बहुत माल है. In absentia of Dr. Girish Ahuja ji, who is a guru to each of us, I would like to start with some of those provisions which are lesser traveled from the perspective of the chartered accountants, tax practitioners, advocates. See, sir, I am straight away coming to provisions pertaining to the amendments relating to assessment, reassessment, and recomputation of income. We know that these provisions have been substituted last year, whereby Section 147, Section 148, 148 capital A, 149 were substituted, and Section 151 was recently also amended. Now, in this background, there was not many hue and cry as to what is an income escaping assessment, what all will be the cases of deemed income escapement, or what all will be the path ahead. Now, I'll start by saying that, sir, let's straight away come to Section 132 of the Income Tax Act, where an amendment has been made, which is peri materia nehaji, with respect to the amendment made in Section 148. Now, we all know Section 132 of the Income Tax Act pertains to search. And subsection 8 of Section 132, it provides the period up to which the books of accounts seized during the course of search could be impounded and retained by the prescribed income tax authority. Now, the present provisions prior to the proposed provisions, they pertained only and they referred only to the assessments under Section 153 capital A of the Act. We all know that under Section 148 of the Act, with respect to searches conducted or requisitions made on or after 1/4/2021, the assessment would be made in accordance with the provisions of Section 148 of the Act. Accordingly, a reference to Section 148 has been given in Section 132 subsection 8 of the proposed amendment, wherein the expression used is assessment 143(3) or 147 of the Act. Now, the next amendment pertains to Section 132 capital B of the Income Tax Act. It pertains to the adjustment of the assets seized and their release. Now, similar to the amendment made in Section 132 subsection 8 of the Income Tax Act, there is also an analogous amendment which has been made under Section 132 capital B of the Income Tax Act to provide that once the assessment of the search
cases is complete, the adjustment of the seized cash or the seized assets could be made. Now coming to one of the most important amendments, which in my mind in the present finance bill are there, and sir, ये amendments pertain करती है धारा 148 के, सेक्शन 147 के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब कुछ नीतिगत बदलाव किए गए हैं। We all know section 148 was substituted last year, 147 भी substitute हुआ, और कुछ केसेस ऐसे बताए गए कि जहां पर डीम्ड एस्केपमेंट ऑफ इनकम है। Am I there, sir? Okay. तो सबसे पहली अमेंडमेंट आई है सर धारा 148 के अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो में, which provides that where an approval was required from the sanctioning authority. We all know that before issuance of a notice under section 148 of the Act, whether it was the old law or the new substituted law, there was a requirement of obtaining a prior approval from the corresponding sanctioning authority as per section 151 of the Act. Now, in the new scheme, what has happened in the post-amended section 148, there were two procedures which were running parallelly. One was inquiry before assessment, inquiry before issuance of notice under section 148. The relevant provisions are contained under section 148 capital A of the Act, which provided that the assessing officer, based on information in his possession, shall issue a notice after taking approval, prior approval from the sanctioning authority, and thereafter the assessee shall furnish a reply, and after considering the reply of the assessing officer shall pass an order as to whether it is a case of escapement of income or otherwise. Now, having said so, in all those cases where section 148 capital A notice was issued, it is a real pleasure that you joined the program at very short notice, and you are always with us. Thank you so much. Friends, we also have with us Mr. MP Pathak, who is the president of Delhi Tax Bar Association. Brief comments from Mr. MP Pathak, please. सोसाइटी जो आहूजा साहब जो है अपना आज हम लोगों को अपना जो है ज्ञान देने के लिए अपनी ज्ञान गंगा प्रवाहित करें, जिसमें हम लोग स्नान करने के लिए तैयार बैठे हैं और सभी से इंतजार करते हैं। Thank you, Mr. Pathak. Thank you, Pathak sir. And I now request Mr. Ashwini Jindal ji to please come in. Mr. Ashwini Jindal. Thank you very much, sir. ये हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी सबको बोला कि जो मेरा सौभाग्य है कि आज हमने एंट्री कर ली है जो गुरुजी की पैटर्न में सोसाइटी है, टैक्स एडुकेटर सोसाइटी। आई एम थैंकफुल टू रवि गुप्ता जी एज वेल एज अरुण आहूजा जी, जिनके कारण हम भी आज फर्स्ट प्रोग्राम में, जैसे मैंने कमिट किया था, 1000 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वोका टीवी के माध्यम से, सी एसोसिएशन के माध्यम से, टैक्स एडुकेटर के माध्यम से, और भी एसोसिएशन इतनी उनके माध्यम से मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हमारे गुरुजी को जैसे निर्मला सीतारमण जी को पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कैबिनेट में, मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था कैबिनेट में बिफोर द बजट। तो गुरुजी को जैसे रवि जी ने शुरू में बताया कि मेडिकल इमरजेंसी इनके ब्रदर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो गुरुजी का आज थोड़ा मतलब इसलिए गुरुजी को इसलिए हम मतलब बाकी प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट और मतलब क्रिस्प कर रहे हैं। मैं जितने भी जुड़े हुए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबका स्वागत करता हूं। अभी मेरे साथ अविनाश गुप्ता जी हमारे चेयरमैन NIRC भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी भी गुरुजी के पार्टनर, और अरुण जी का बेटा भी जुड़ा हुआ है, और भी हमारे साथ स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। बाकी सबका जो आदरणीय पास्ट प्रेसिडेंट से अमरजीत चोपड़ा जी, अतुल जी, और भी बड़े पैनलिस्ट है, क्योंकि गुरुजी के बीच में मैं ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगा। गुरुजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को बोला गया, गुरुजी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इन एसेंशियस
संजय अग्रवाल जी, अब मेरे ख्याल में आ भी गए हैं संजय अग्रवाल जी, क्योंकि हम ज्वाइंटली प्रोग्राम कर रहे हैं जो टैक्स एडवोकेट सोसाइटी की तरफ से, इस वजह से मैनेज भी ज्वाइंटली कर रहे हैं। गुरुजी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मेरा तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, मैं 72 में जन्म हुआ मेरा, तो गुरुजी तो 71 में शायद 69 में जो सीए बन गए थे। तो आज की डेट में इनकी पहचान अकेले टैक्स गुरु के रूप में नहीं, इंटरनेशनल टैक्स गुरु हो चाहे योग गुरु हो, सबके रूप में हम गुरुजी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ लेक्चर की तो बात करने की जरूरत नहीं, कभी हम कहते थे गुरुजी के 30,000 लेक्चर हो गए, अब तो हमें ढूंढना पड़ता है कि 5,000 हो गए कि 8,000 हो गए कि 10,000 हो गए। तो भारत की जनसंख्या की तरह इनके लेक्चर बढ़ रहे हैं। तो इन सबसे ऊपर हटके आज हम गुरुजी से सुनना चाहेंगे कि जो अपनी प्रिय जो मोदी सरकार है उसके बारे में हमें कितना बताते हैं बजट में। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा डायरेक्टली टू गुरुजी। Before I request Dr. Ahuja to start his deliberation, I would like to place on record appreciation for Shivam Ahuja, who is son of Arunji, for all the technical support that he is providing for today's program. And for the last 3 days, he has been tirelessly working for the organizing this program today. And it is because of his efforts that we are having this technical program today. Thank you, Shivam. And now over to you, sir, for your deliberation. Good morning to everyone. My apology for cutting short the time of the others, but there is some medical emergency. He should not have said what is the details of that emergency. Okay. Our past president, Mr. Amarjit Chopra ji, IPP immediate past president, Shri Atul Gupta ji, president of the Tax Education Society, Dr. Ravi Gupta ji, General Secretary, of course, CA Arun Ahuja ji, Chairman of the Northern India Regional Council, Avinash of the Institute of Chartered Accountant of India, Avinash Gupta ji, HL Madan ji, the Tax Bar Association of Delhi, State Tax Bar Association of Delhi, MP Pathak ji, Delhi Tax Bar Association, and above all, अभी नहीं, मेरे अपने पार्टनर्स बैठे हैं, मैं भूल गया उनका, मनीष गुप्ता, मनीष गर्ग जी, गौरव दकेचा जी। अभी मैंने एक थोड़ा सा हमसे गलती हो चुकी है कि हमने संजीव सिंघल जी को टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैंने हरी, तो संजीव सिंघल जी also is there, the Central Council member, and of course the other dignitaries, Sanjay Sharma ji, of course, advocate Sanjay Sharma ji is also there. मुझे नहीं पता DK गांधी जी आ गए नहीं आए, और DK गांधी जी in absentia if he is not there. Ladies and gentlemen, please come. Yes, sorry sir, DK Gandhi ji also be welcomed, the president of the All India Tax Federation of Tax Practitioners. So may I also intervene, please? Sanjeev Singhal ji, please stay with us. We will like to listen to you on your topic of sustainable growth, but we will do that as soon as we are done with the lecture of Dr. Girish Ahuja ji. His deliberations are over. We will like to listen to you. So Sanjeev ji, please stay with us. I've been told that Sanjay Agarwal ji is also there, the newly elected Central Council member. Ladies and gentlemen, well, I don't know whether I will be able to perform the way I used to perform, but I'm trying my level best to come up to that level. So first thing is, there was an amendment which was made in the definition of slum sale, which is given under section 2 clause 42C. The amendment which was made was because of the reason they say what is slum sale means transfer of one or more undertaking. Earlier the word used was as a result of sale. They used it, no, not as a result of sale, by any means by which the assets are transferred for a lump sum consideration without assigning the value to any asset or liability. The mistake which they committed was assets and liability is respect of that sale. Now that word sale should not have been there when you have used the word by any means. So the word sale has been substituted by the word transfer. I'm going section by section, of course. Next section, a new subsection inserted under section 2, that is called section 2 clause 47A, which is virtual digital asset. The concept of virtual digital asset may not be known to me in detail, but of course everybody talks about
cryptocurrency, but this is nothing but, there's not only cryptocurrency, it is many things. So the definition given in section 2 clause 47A is very well. Cryptocurrency means any information, any token, any information, any code, any token, any what you call number which has been generated by crypto means, which has been done by, I'm not very technical in that word, crypto means, crypto means which has been generated. That is also called as cryptocurrency. So it is not only currency, but does not include Indian currency or any foreign currency. But this has been generated. That is mining is done. Generated, the asset may be of any kind. It can be a token, it can be a code, it can be information, it can be what you call any number which has been generated. And you have one more word is very called fungible. Fungible token also is also the word which is used in that. So I don't know the technical things in 247A, you please read that, but that of course is the definition given. Now, this is an income. How do you get this and how do you tax it? They have inserted section 115 BBH. They have inserted section 194S. They have inserted section 56 subsection 2. Some amendment has been made in section 56 to 10, all because of crypto virtual digital asset. The meaning is given under section 2 clause 47A, but I am coming to 115 BBH, which has been introduced with effect from assessment year 23-24 as the 2023-24, which says where the total income of an assessee includes any income from the transfer of any virtual digital asset. Are you understanding me? Your total income includes income from the transfer of any virtual digital asset. Then such income shall be taxable at the special rate of 30% under section 115 BBH. And the clause B says, and all other total income will be taxable at its at normal or special rate given under other sections. But what I'm trying to explain, they have said now profit or gain from cryptocurrency is going to be taxed under special provisions of 115 BPH. Somebody was asking, under which head you will take the profit on the sale of cryptocurrency? Will it be taken under capital gain? Answer is no. If they had taken it under capital gain, they should have amended the definition of capital asset under section 2 clause 14. They have not done. And if they had taken it as a capital gain, then they would have talked about short-term capital gain or a long-term capital gain. Then nothing has been talked. It is not a capital gain, it is not a salary, it is not house property, it cannot be called a business income. They have treated it under the head income from other sources. If there is no, and it doesn't fall under first four heads, it will fall under the residuary head. So that under residuary head, whatever is the income from the cryptocurrency is going to be taxed at the rate of 30%. But they have added that. Please note, no deduction, no expense, except what you call cost of acquisition of that crypto, virtual crypto asset. No setup or no allowance will be allowed from such crypto income from which is earned on account of virtual crypto asset. So you will not be allowed any expense except expense on the cost of acquisition of that virtual digital asset. You will not be allowed any loss. You will not be allowed what you call setup under any provisions of the Income Tax Act. And secondly, no loss is allowed to be set off from any other provision. This loss is not allowed to be set up any other provisions of the Income Tax Act. You will not be allowed to set off this loss at all. And no loss of any other provision can be set up from this crypto income. So crypto income without setup will be taxable. Now, one issue which is very important. Yesterday, I was discussing with us, somebody said, suppose there are two transactions of virtual crypto asset. One transaction, you have income, another transfer, you have a loss. Will that be allowed to be set up?
according to me, that is one of these two transactions. You have to calculate the income from virtual crypto asset. So it is not to be calculated transaction wise. It has to be calculated the total income, which is included in the total income. So my point is, yes, one loss, another loss, profit under the crypto virtual digital will be allowed to be set up, but no other loss, or you can't set up any loss under any other provision of the income tax from this crypto income, or this loss cannot be set up. And thirdly, this loss will not be allowed to be carried forward. If there is a loss on account of virtual crypto assets, say, the loss will not be allowed to be set up at all. That will be a dead loss in that case. You can't be carried forward, and you will not be allowed to set it off also. This is 115 BBH. Now the point is, this is a transfer. And when there is a transfer, how do the income tax will know there is a transfer of the cryptocurrency? So to monitor that, they have brought a section under the provisions of TDS, that section called 194S. They said every person responsible for making a payment of consideration for the transfer of virtual digital asset shall be under an obligation to deduct tax at the time of credit of such consideration to the party, or at the time of payment of such consideration, whichever is earlier, and the tax has to be deducted at the rate of 1% of such consideration. It's 1% of the consideration, not 1% of the income. 1% of the consideration tax will have to be deducted in that case. The tax will be deducted at 1% of the income. That was the point. Now, sometimes what happens is that you are getting a consideration in kind, or you may be getting a consideration in the exchange of another crypto asset, or there may be an income partly given, the income is done partly in kind and partly in cash. So what will happen about the TDS in that case? The law says you will have to, if it is only in kind, you will have to see that tax has been deducted, like lottery income. Suppose a car, you win in the car, the lottery income. You have to ensure the tax has been deducted on account, or you have to collect the tax from that person who is winning that lottery. Or similarly, who is winning that, you will have to collect that person because it is in kind. And when partly in cash and partly in kind, then if the TDS amount is more than what is cash, then also you will have to ensure that the TDS has been deducted and deposited in that. Then they have said provision of 203A and 26AB shall not be applicable. What is that 203A? That there is no requirement of TAN. For depositing this TAN, there is no requirement of TAN. And secondly, 206AB, they say that there is no need to deduct the tax, twice the rate, whatever is there. If you have not paid, that also section is not applicable in that case. That section is also not applicable in that case. So one has to be very clear. The next point they have said is that when you are, it's okay. So my point which I wanted to say is, another point is, when you are deducting this tax, it might have been credited to any suspense account or any other account, whatever name called, it does not make any difference. You will have to deduct the tax at the rate of 1%. At the rate of 1%. And the point is that there is no need to, no tax to be deducted if the payment made by a specified person does not exceed 50% during the financial year. Please note the word by a specified person. The person who is buying that, the crypto, that he has to deduct the TDS. Who has to deduct the TDS? The person who is buying that. This buyer of that area, if he is a specified person, if it does not exceed, the amount does not exceed 50,000, no need to deduct TDS. And in other case, only 10,000. What do you mean by this 10,000? A specified person is only individual or HUF who is carrying on a business, but his gross turnover or gross sale does not exceed 1 crore, or if he is carrying on a profession, his gross receipt does not exceed 50 lakh, then in that case, it is 50,000. If it is more than 1 crore or more than 50 lakh, it is 10,000. For company, it is 10,000. For only for individual HUF,
who is not required to get his accounts audited. That means whose turnover does not exceed 1 crore or his professional income does not, gross receipt does not exceed 50 lakh, or he's not carrying on any business. He's an individual HA but not carrying on a business. In that case, the limit is 50,000. But in any other case, the limit will be 10,000. So one has to be very careful that the lower deduction 50,000 only in case of specified person. In all other cases, 10,000 rupees. No TDS to be deducted. All other cases is 10,000. And please, the government may come out with certain guidelines in that with the approval of the parliament, and that guidelines will have to be placed before that on the table of the parliament. That point I have also said in that case. So this is 194S, which is there. I'm telling you for deduction of tax at source. Now, what can happen is somebody has a virtual digital asset. If he is transferring that asset without any consideration, he is not, I want to give this crypto asset to Shivam Ahuja, son of Mr. Arun Ahuja. If I want to give to him, he's not my relative. Mind it, he's not my relative. So will that be taxable in the hands of Shivam Ahuja as under section 56 subsection 2 clause 10? Because earlier if you use the word, what is taxable under section 56 to 10 is immovable property or movable property. The definition of movable property is given in section 56 subsection 2 clause 7 in explanation that says movable property includes shares and security, jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, sculpture, work of art. But under section 56 to 10, they said, what is the meaning of property? Earlier it was different, given in 56 to 10. Now they said under 56 to 10 explanation they have added, the meaning of property will be same as given in 56 to 7, but shall include virtual digital asset. Are you getting my point? What I'm saying? The property, movable property as per section 52(7) read with 56 to 10 means, I said shares and securities, jewelry, archaeological collection, drawings, painting, sculpture, and bullion. Nowhere I've used the word virtual digital asset. But when I come to 56 to 10, they have said meaning of property will be same which is given in section 56 to 7, but it will include virtual digital asset. Meaning thereby, if I give this virtual digital asset of a value more than 50,000 rupees, and it is given to Shivam Ahuja, he will have to pay tax on that as a gift without consideration. Of course, he will have to pay tax on that. That point has to be kept in mind. This they have inserted, and they have not done anything. They have used the word property means there and includes the virtual digital asset. So be careful about that. They change but actually written virtual digital asset. But if I have given that property to my brother, to my sister, to my relative, which is given under section 52(7), then that virtual digital asset which he receives will not be liable to tax even if it is received under a gift. Are you getting mine? So that gift or while on the occasion of marriage or all those conditions are there. Only condition is if I give to unrelated person and the virtual digital asset value is more than 50,000 in a previous year, if I give to it, then it will be definitely taxable in the hands of Shivam Ahuja under the income from other sources. So this is also the point for crypto. What normally people are talking about cryptocurrency, but let me tell you, it is not only cryptocurrency, it can be any kind of virtual digital asset. You might have developed something and you have sold that thing to some other person electronically. Who will come to know? So that is the reason they have said the TDS will have to be deducted. TDS will have to be deducted by the buyer, provided it exceeds 50,000 rupees or 10,000 rupees as the case may be, and the TDS to be deducted at the rate of 1%. Clear, sir? Any doubt? Anybody can help me out if I miss something, because I have the state of mind, I'm not in full state of mind, so I might miss something. That is the point I wanted to say. So this is I don't want to use the word that there's certain exemption under section 10, 4E, 4F, 4G, which have been introduced, no meaning, and some exemption have been withdrawn. If withdrawn means that has no left is important, section 10.8, 10.8A, 8 or 8A, then 10.9.
those exemptions were there, but they have no use now, so they have withdrawn those sections. I will come to section 1023C as well as section 11, 12, 13 last, because it is 50 pages which have been given only to these two cases. I will definitely do it. Don't worry, I'll definitely do it. But I don't want to involve you in those complications so that you will say, what is this happening? We don't understand anything. So I'll be talking about that later. Coming to now, proviso to section 17, subsection 2. I remember sometimes in 25th June 21, the government had come out with a press note that if you have incurred any, if the employer has incurred any expenditure on COVID-19, or somebody has incurred expenditure on COVID-19 for anybody else, like I remember Sanjeev Singhal had done a good job of spending money on COVID-19. They had formed an association and they were doing it at the job. The question was, who is paying? The payment was not done by the employer. The payment was made by some other person for the treatment of COVID-19 of that person. Now, the point is, that point I'll take later, but suppose the employer has incurred the expenditure on the treatment of COVID 2019. Abhinashji, COVID 2019, employer has incurred the expenditure. Proviso to that section says that if the treatment is done in a hospital maintained by the employer, and second is if the treatment is done in a government hospital or for a specified ailment or disease, one more clause has been added that if the expenditure has been incurred by any person, please note the word by any person, but here it is not person, here it is by the employer, because 17.2 talks about perquisite. If the treatment expenditure has been incurred by the employer on the treatment, COVID treatment of the employee or his family member, whatever expense is incurred, it will not be treated as perquisite. We will not call it as a perquisite. That is the point which they want to tell. The proviso to section 17.2 has excluded the expenditure incurred by the employer on COVID. Maybe any amount incurred, 50 lakh, 40 lakhs, whatever amount incurred by the employer will not be included in the salary of the employee. Similar type of a thing has happened in section 56, subsection 2, clause 10. Suppose Avinash Gupta was also doing a lot of job for this COVID 2019. I remember he got many certificates also through the, of course, incurred through, of course, Shri Ram College Alumni Association. He happens to be the general secretary of that, and he did a lot of activities of. Now the question is, 56 subsection 210, if it is more than 50,000 and it is without consideration, should be taxed. But they have said in the proviso, they have inserted two XI 11 and 12, saying that any expenditure incurred by any person, please note by any person, either by the employer or any person other than employer, any expenditure on the medical treatment of COVID 2019 of the individual shall be fully, shall not be treated as a gift, shall not be taxable under section 56 subsection 2 clause 10. Am I right, sir? Yes, sir. Avinashji has incurred so much of expenditure on the medical treatment of the many persons, and they might have incurred more than 50,000 to a person, saying no problem. And second is, unfortunately, if the person died and somebody is held and given some ex gratia amount to the family of the deceased. Now it can be two types. If the ex gratia amount has been given to the family of the deceased by the employer, the entire amount received by that person will not be taxable at all. Although it is gift, will not be taxable at all if it is given by the employer. To whom it is given? Family of the deceased who has died under tutor. Please note, you have to have a certificate of COVID 2019 death. Then only the amount which is received from the employer, ex gratia amount, fully not taxable under 56 to 10. Similarly, if the amount received from any other person, suppose Sanjay Agarwal ji has incurred expenditure given to the, or we all have contributed amount for the to the and given it to the family of the deceased, then the amount to be exempt is to the extent of rupees 10 lakh. Now, one point I have failed to understand. Suppose it is not 10 lakh, it is more than 10 lakh, 11 lakh, Sanjay.
will 1 lakh be taxable or 11 lakh be taxable? If you read the language, the entire amount of 11 lakh be taxable. We will be representing this, that minimum 10 lakh should be given exemption, and if the amount given to the family of the deceased by any other person, then you may tax only the balance amount exceeding 10 lakhs. So that is a post-budget memorandum. Now you are the council member and you are going to be there in the board. Please, post-budget memorandum, please include this point that it is not 10 lakh, it is up 10 lakh exempt, but if it is more than 10 lakh, you will give exemption of 10 lakh and balance only will be taxable. Because in the case of 56 to 10, if I receive more than 50,000, let's say I receive 51,000, it is 50 is not exempt. The entire 51 is exempt. And if I go on the same lines, if it is more than 10 lakh, meaning thereby I have to pay tax on the entire amount of the family of the deceased. This point has to be kept in mind. So I have given you a food for post-budget memorandum. Please keep in mind that point also. We welcome CA Sanjay Agarwal, who is the Central Council member of the Institute. He has just joined us in this deliberation. We welcome you, sir. Please. Shani sir, welcome to sir. The next point, after 17.2, that the change in section 35.1, what a wonderful thing. The wonderful thing is that under section 35.1, which I make a donation under to scientific research, for social or statistical research, or for certain institution for doing the research, that deduction, now the rule is that whatever contribution is given, the recipient has to file a return, has to file a statement that they have received so much amount, which will be auto-populated in 26 AS, that this amount of donation has been given to the scientific research institution. What have they said in section 35.1, which they have said, the person who has received the donation will not be allowed deduction. The question was, the person who has made the donation will not be allowed a deduction unless that statement is filed and it is given, the details have been auto-populated in the 26. So that correction they have done. Deduction, exemption, deduction will be allowed, that the expenditure of 35.1 will be allowed to them. But the person who has made the donation will not be entitled to deduction unless the recipient has filed a statement of the donation and it has been properly filed with it included. So that was the 35. Next section was 37, where so if you have incurred any expenditure which is an offense of in respect of any offense or prohibited by law, you are not allowed deduction under 37.1. But people have taken the meaning that it is only case of under domestic law, it is an offense or it is prohibited under the domestic law. But they have not clarified whether it is under the domestic law or international law. It does not make any difference. In international law, people were spending money which is prohibited by law or which was an offense, or they were given money for compounding of that offense. All that was, they said that this is not covered under 37 because 37 talks about only domestic law. They have clarified whether it is under domestic law or it is under any other law, international law. We are not going to give you a deduction account of an expenditure related to which is an offense or which is prohibited by law. That point is 37, they have clarified. Next question. The courts are very clever. At one high court, Sisa Goa Limited, Bombay High Court, and the another is Chambal Fertilizers and Chemicals Limited. There, Rajasthan High Court decided that education tax, health and education tax, is an allowable deduction. Is an allowable deduction. The intention of the law was not that, but since the two courts had decided, one was the High Court and the second was High Court of Bombay High Court, the another was Rajasthan High Court. Now, what have they said? Under section 40 clause I, where there is word by use, any tax paid is not an allowable deduction. Expenses which are expressly disallowed. Sanjay ji, their word usually any tax on the profit or gain of the business and profession. Now they have given an explanation. This tax will include not only the surcharge but also the health and education tax, meaning thereby now surcharge, normal tax, health surcharge, health and education tax shall not be eligible for deduction under section. It will be expressly disallowed.
That was the purpose of bringing an explanation under section 40A, IA. Clear, sir? This was the another point which I wanted to tell you. This was 40 section. Next section, which is called where the change has taken place. There is no change in the capital gain chapter at all. There is no change in the other change in the business chapter also, if I'm not mistaken. Then the change is in section 56 except the 27B, but that is a minor change. That venture capital or say international financial center security, that is not a change which is required to be understood. Then there is section 56 to 10. I have already spoken to you, but there is one more change in the section 56 to 10, if I am not wrong. That change was, let me recall what kind of a change was in 56 to 10. One was the definition by property, the other crypto. We have already done about the crypto part. We have already done. Now coming to the next section. After 56, the section of course is 79A. 68. Very good. Thank you for reminding me. You know, you have a proviso under section 68, which is says where there is a sum received on account of any share application, was received by a company on account of share application money, on account of share capital, or on account of share premium, then not only the source, but you will have to tell me the source of the source, meaning by if I have given capital or share application money to the company, which is closely held company, not the listed, widely held company. So widely closely held company received any share capital, has received any share application, or have received any share what you call premium. I have to give the source from whom I have received. I have received from Sanjay Agarwal ji. It's okay. I have received for Sanjay Agarwal ji. We used to say I have received for Sanjay Agarwal, but the amendment was made not only this, but we'll have to give the source of Sanjay Agarwal ji also from where he received that money to give it to the company. Source of source. And AO should be satisfied with that explanation which has been given by Sanjay Agarwal ji about source of source. It was only for closely held company and only in case of receipt of money which is credited on account of share application, share capital, share premium. That proviso has now been changed to proviso 2. Proviso 1 has been inserted, saying that if there is any sum found credited in the books of account which is in the nature of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, in that case also for that loan, for that borrowing, you have to give source of source. From where? If I borrowed from Mr. Sanjay Agarwal, I used to give the details of the Sanjay Agarwal that I have received from this and all those things were there. Now I will have to prove where from the Sanjay Agarwal also received that loan. I am wondering, Sanjay ji, suppose I borrowed from Scheduled Bank. Nowhere exception is given. So will I have to give the source of the Scheduled Bank also from which where it is borrowed? I agree, I have not been given because I borrow from NBFC. Say. Then you have to give the source of the NBFC also from where they have taken that money. So obviously the word used is may. So they obviously the AO will not ask the source of source in case I have borrowed from bank. But if I borrowed from some financial institution or some NBFC, so they may ask the source of source also to tell us what is the source, and he should be satisfied the AO that the source is correct. So now please note, if you have any amount credited in the books of account found by the AO as loan or borrowing or such amount, you have to give not only the source from which you have borrowed, you have to give the source of the source also from that person who is the lender, from where he got that money. Am I right, sir? This is a very important change in the. This is proviso 1. Proviso 2 is already there, which was earlier proviso 1. Clear, sir? Yes, sir. Yesterday he was talking to me, sir, they have abolished like proviso 2. Proviso 2 is proviso 1 is there, but it will be changed to proviso 2. That was 68. 79A. So 68 is applicable to all loans also. That is also question. Please. It is what is the language? If any sum is found credited in the books of accounts of the assessee for which he does not offer an explanation of the nature and source, or offers an explanation which is not found satisfactory. So that is particular here, not the but 148 comes, then it's okay.
If 148 comes, it's okay. But otherwise, source of source is going to be there from assessment year where it is written, if I am not wrong. The provision has been inserted. 1st April 23. 23. That's why I'm saying. So they can't do that. But it will be 23, 24 onwards. New loans or borrowings. New loans or borrowings. Source of source. That has already been done. Now, what is the question of source of source in that case? It's already done. It is for relevant previous year when 68 is applicable. Now, since you have talked about 68, coming to that, Ravi ji हमेशा कहते थे भैया कोई 68 हो जाए, 69 हो जाए, 69 ABC हो जाए, कोई बात नहीं है, हम उसको बिजनेस इनकम दिखाकर और उसका लॉस सेटअप कर लेंगे. तो बिजनेस इनकम प्रॉफिट लॉस होगा या ना डेप्रिसिएशन होगा, हम उसको सेटअप कर लेंगे. हम तो बिजनेस इनकम दिखा. मैं कहता था भैया बिजनेस इनकम तो अलाउड ही नहीं. ये तो वहां तो सेक्शन 115 BB में तो कहता है दे शुड बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट एंड नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस, नो लॉस विल बी अलाउड फ्रॉम देयर. कहते थे नहीं, सपोज कीजिए एक इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री वहां पर सर्च हो गया और सर्च के सामने इन्वेंट्री बढ़ गई या कम हो गई, तो हम तो कहेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस इनकम हो गए. उन्होंने क्लियर कर दिया 79A में लिए अगर कोई सर्च हुई है, कोई सर्वे हुई है अदर देन TDS सर्वे, any search conducted or any survey conducted and there is a income which is there, which is of the nature of section 68, 69, 69A, 69B, that at that income, no loss will be allowed to be set up, which is, we call it as undisclosed income. No loss will be allowed to be set up from such undisclosed income. It is very, very clearly said. So Ravi ji, no, it is not a business income. अब ये रवि ये कहता है इसका मतलब पुराने में तो था, अरे पुराने में तो था, अब ये लाए हैं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. फर्क लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही होता है. मैं वो देखता हूँ जो लॉ में लिखा है, ये वो देखते हैं जो लॉ में नहीं लिखा. मैं क्या कर सकता हूँ? आप सरकार हो, हम एसएससी हैं. ना मैं सरकार नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर. थोड़ा सा लाइट करना था मूड, मैंने इसलिए लाइट मूड कर दिया. तो दिस इज 79A जिसने कह दिया लॉस अलाउड नहीं होगा फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड इनकम व्हिच इज कवर्ड अंडर 68, 69, 69AB. क्लियर है सर? और वो सर्च और उसकी वजह से ही हुआ. तो ये मैंने आपको 79A बताया. आइए आगे चर्चा करते हैं 80CCD. सर, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू नेशनल पेंशन स्कीम फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर. Employer contribution of 10% is allowed as deduction under section 80CCD. As regards contribution by the central government, they had increased this contribution from 10% to 14%, and that was allowed as deduction under 80CCD to the extent of 14% employer contribution. I'm not talking about employee contribution. Employer contribution, and central government is contributing 14% for national pension scheme. But this was only for central government. Now they have given this benefit also employer contribution by state government. State government contributing as employer to the national pension scheme of the employee. The contribution which will be allowed as deduction will now also be 14%, level playing for central and state government. But for all other non-government organization, it is 10% employer contribution. Right, sir, Sanjay ji? This is 80CCD. 80DD. You know, 80BB, unfortunately, if somebody has a dependent with physical disability or severe disability on him, you can get the dependent insured. You don't have to insure that, you have to pay, insurance has to be taken in the name of that individual who is insuring that physical disability person. Or if it is HUF, it will have to be taken the policy in the name of the member. Earlier, the law used to say that if you that this policy allows you to get the what you call annuity after the death of that individual whose name that was done, or after the death of the member of that HUF, and the person with disability was getting that benefit under as an annuity. Now they said during the course, yeah, I'm still alive, but suppose unfortunately there is some person with physical disability dependent on me, and I'm paying for insurance of that person. They say only after my death he will get the annuity. But now the provision is even that person has not died, or that member of the HUF has not died, the annuity can be given to that person with physical disability, provided my age is 60 years or more. My age or age of that member of HUF is 60 years or more. Earlier it was only after death. Now it is even I am alive, but I have completed 60.
So still that person with physical disability needs money, he can be given annuity by the insurance company. Great, sir. This was 80D. 80 double D. Next is section 80 IAC. Startup were getting a benefit of a deduction of 100% for a 3 consecutive previous year, 3 years. 3 years, but that was only up to 31st March 22. They have extended the date up to 31st March 23. So that is 1 year extension has been given to startup to claim exemption of deduction of the income which they have earned from that startup activity for a period of 3 years. So this is 80 IAC. Next section. Next, if I look up the next change is very important change. If I have left anything, please remind me. But 92 CA, I am leaving it to. He is talking about TPO, or he is talking about transfer pricing. The transfer pricing. 92 CA is also going to be faceless. 92 say transfer pricing will also be going to be faceless. I'll tell you, but that point is there. But I am coming to the next point now, updated return. The suggestion was made by us when we were redrafting the law, that there is a possibility that I have missed or there is an omission of certain income. I have not filed the return later. I have not shown that income, and subsequently I realized that this much of money has not shown as income, but I cannot revise the return because the time period for revising the return at that particular time was 1 year from the end of the relevant assessment year. Now time period for revising the return today is only 31st. If I'm not wrong, how can I did not mention in the return and I cannot revise also. So we suggested them, he's an honest man. He has forgotten to show that income. Now suddenly he realizes that he has not shown that income, but he cannot write the return. 119.2 section 1192 is a very big exercise. How will you do that? So the question was, some leeway be given to him that he can file a return of income. So that concept has been introduced by inserting subsection 8A under section 139. We call it as updated return. If in case of an assessee who has not filed a return or has filed a return, in both cases that be given. Suppose that person did not file return at all. Suddenly he realized, oh, that capital gain acquisition, it was not under REPLAR, it is the normal under Land Acquisition Act, I should have paid tax, or it is not rural agriculture income, rural agriculture is exempt, or it is like that income I have shown as exempt, but it is taxable. Suddenly he realized, what should he do? He cannot file the return. So they said, you have not filed the return, or you have filed the return under section 139(1), within the due date, or under 139(4), belated return, or under 139(5), revised return. You have already filed or not filed at all. You can still file an updated return under section 139(8)(a) within a period of 24 months from the end of the relevant assessment year. 24 months का टाइम दे दिया गया आपको कि आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग दैट इनकम। लेकिन रुकिए, ये अप्लाई नहीं करेगा ये सेक्शन अगर आपकी रिटर्न लॉस की जा रही है 139(8)(a) में, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। या आपकी आपने जो असेसमेंट आपने ऑलरेडी हो चुकी है, यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द इनकम, नो डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी नॉट अलाउड। Tax liability should increase by filing that return. It should not decrease by filing that return which has already been done. Or you are not asking for any refund. The refund cannot be increased or the refund cannot be given to you for this purpose. तो ये भी याद रखिए। और फिर और भी उन्होंने कहा कि रुकिए, आप जो ये 139 की अगर सर्च हो चुका है या सर्वे हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, अदर देन TDS सर्वे, और सर्वे कंप्लीटेड हुआ है या सर्च हो चुका है, इनिशिएट हो गया, तो उसकी रिटर्न अपडेटेड नहीं जा सकती है। वो बिल्कुल अपडेटेड नहीं जाएगी। कभी आप सोच लो कि उसको तो अपडेट कर लें। और एक और है,
अगर आपकी कोई रिसेसमेंट, कंप्यूटेशन, रीअसेसमेंट, असेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं ला सकते। मैंने कहा असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है। दैट मीन्स 147 रेड विद 148 पेंडिंग है। अगर 148 ए आई में अगर 148 ए है कि मुझे एक नोटिस आ गया कि भाई आप शो कॉज है कि आपकी कोई इनकम स्केप हुई है, वो अभी पेंडिंग नहीं है, वो आप अभी भी अपडेट करके आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपडेटेड फाइल करेंगे। लेकिन अपडेटेड फाइल करते हुए आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना है एज पर सेक्शन 139(9) बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा था एडिशनल टैक्स, पर हमने उनको ये नहीं कहा था कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक सेक्शन 140 क्लॉज 140B डालकर बताया कि एडिशनल टैक्स कैसे निकालना है। और एडिशनल टैक्स निकालने का तरीका बता दिया। 2 तरीके बताए कि आपने पहले कभी रिटर्न ही नहीं भरी है, उस केस में एडिशनल टैक्स निकालने के लिए क्या है, अपडेटेड रिटर्न का टोटल टैक्स निकालिए। अपडेटेड रिटर्न का टोटल जो आपने ऑलरेडी अर्न करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाली। उसके बाद क्योंकि आपने रिटर्न पहले भरी नहीं है, तो जो टीडीएस कट चुका है या कलेक्ट किया हुआ है वो लेस कर दीजिए। कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो कलेक्ट कर लीजिए। कोई 115JAA का बेनिफिट है, 115JAB का ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट है, वो लेस कर लीजिए। आपका कोई और अगर कोई 1998 का रिलीफ मिलना है, फॉरेन टैक्स का जो रिलीफ मिलना है 1998 वो भी लेस कर लीजिए, बाकी एडिशनल टैक्स आएगा। लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, अगर क्या जोड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर 234A, 234B और 234C, ये तो वो आ गया। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है तो क्या कैसे निकालना है एडिशनल टैक्स? सर देखिए, ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है तो जो अब टोटल टैक्स बना उसमें से जो ऑलरेडी रिटर्न का टैक्स है वो तो ऑलरेडी ले रखा आपने, वो लेस कर दीजिए। जो लेस कर दीजिए जो दे रखा, हाँ वो बाद में करूंगा इंटरेस्ट लेस, वो पहले वो लेस कर दीजिए। फिर दूसरा, कोई जो नई इनकम है उसका कोई टीडीएस है तो टीसीएस है वो भी लेस कर दीजिए, क्योंकि आपने पहले लिया नहीं है, वो टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है तो वो भी लेस कर दीजिए। कोई 1998 का रिलीफ मिलना है तो वो भी लेस कर दीजिए। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी है या ब्रॉड फॉरवर्ड मैट है और इस वजह से मिलता है कोई टैक्स तो वो भी लेस कर दीजिए। कोई रिलीफ है तो वो भी लेस कर दीजिए। उस लेस करने के बाद इंटरेस्ट नया जोड़िए, वो बाद में जो, लेकिन जो पुराना इंटरेस्ट दिया हुआ है वो लेस कर दीजिए। राइट सर, मेरी गलती हो तो पकड़ लेना, वो लेस कर दीजिए। आप टोटल इंटरेस्ट में से, टोटल इंटरेस्ट जो बना उसमें से जो ऑलरेडी इंटरेस्ट हमने 234A BC का दिया है लेस कर दीजिए। लेकिन एक बता दूं, 234A का इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी थी, क्योंकि 234 पड़ेगा नहीं क्योंकि आपने रिटर्न फाइल की हुई है। लेकिन अगर रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी थी, लेट करी थी, तो 234A का इंटरेस्ट पड़ना है तो पड़ेगा, तो वो अपडेटेड इनकम का भी उसी डेट तक निकालना है और उसके बाद BCB लेना है। अब कितना देना है सर? अगर 1 साल में रिटर्न भर देते हैं 12 महीने में तो 25% ऑफ द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अगर आप 24 महीने में भरते हैं तो 50% ऑफ द एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ? इंटरेस्ट दे ही नहीं, लेकिन इंटरेस्ट हमने 25% दिया, टोटल नहीं दिया, और 50% दिया, टोटल नहीं दिया, लेकिन पेनल्टी तो बच गई सर। पेनल्टी भी तो बच गई, नहीं तो पेनल्टी भी पड़ती, इंटरेस्ट भी पूरा पड़ता जो भी मैं करता, और मेरी इनकम का आ जाता, नहीं तो 148 होता तो क्या होता वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरचार्ज इंक्लूड है इसमें सर, वो तो इंक्लूड, सरचार्ज तो इंक्लूड होते हैं। तो ये चीज का फायदा हुआ जो मैंने बोला, 139(8)(a), 139(9), 140 कैपिटल A, ये तीनों चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आप बताया। मैं एक चीज भूल गया और इन्होंने भी मेरे को याद नहीं कराया, सेक्शन 28 क्लॉज IB। सर आपको याद कराना चाहिए था मुझे। नहीं, ये टीडीएस का क्या मतलब है? सेक्शन जा चुका है और आप कह रहे टीडीएस का कराना है। ये देखिए, मेरे को चेक भी नहीं कर सकते। आइए वापस आता हूँ। 28 क्लॉज B में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एनी परक्विजिट रिसीट वेदर इन काइंड और इन काइंड, वो जो होगा वो, अगर इफ यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट और परक्विजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस,
तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। सपोज कीजिए मैंने मैंने अपने वेंडर को कहा, जो बायर है, कि तू इतना टारगेट कर ले, तू इतनी सेल कर दे, मैं तेरे को कार फ्री दूंगा, मैं तेरे को सिंगापुर की विजिट लेके जाऊंगा। चलिए सिंगापुर कोई नहीं जाना चाहता, बैंकॉक तो जाना चाहते ही है, उसको वहां लेके जाऊंगा या कहीं और लेके जाऊंगा। सो वो जो बेनिफिट दिया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस, या कोई और बेनिफिट दिया गया वो वाला, वो वेदर कन्वर्ट इन मनी और नॉट इन काइंड, वो बेनिफिट इनकम मानी जाती है 28(4) में। और आपको पता है फॉर्म 3CD में भी भरना पड़ता है, आप तो ऑडिट करते हैं, हालांकि 90% 3CD गलत ही है, लेकिन जो भी आप भरते हैं लिखना पड़ता है, लेकिन वो बताएगा तो लिखोगे ना। इफ इट डज नॉट कम टू योर नोटिस, हाउ विल यू डू इट, कि भाई ये उसको बेनिफिट मिला, ये फ्री विजिट करके आया, या उसको टीवी फ्री मिल गया, इसको फ्रिज मिल गया, इसको कार फ्री मिल गई, उसको क्या पता ये क्या बेनिफिट, या कोई प्रोफेशनल को भी कोई बेनिफिट इस तरह के काइंड के मिलते हैं, तो ये टैक्सेबल है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन वो आया उसको। अब करें क्या इसका, उन्होंने कहा इसको मॉनिटर करने का एक तरीका बनाते हैं। हम 194R में उसकी ड्यूटी लगाएंगे, जिसने वो जो बेनिफिट दिया या जिसने वो परकुट दिया, कि उसके ऊपर TDS काटे, उस वैल्यू के बेनिफिट और परकुट कितना 10% TDS काटना पड़ेगा, द पर्सन हु हैज गिवन दैट परकुट और वैल्यू द बेनिफिट टू यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस। 10% नहीं सर, जो पर्सन आपको बेनिफिट दे रहा है वो उसकी वैल्यू करेगा और उसका 10% TDS काटेगा। कार भी सुनिए, अगर वो कैश में दिया तो वो हो गया, अगर इन काइंड में दिया, पार्टली इन काइंड दिया, पार्टली इन कैश दिया, अगर 10% कैश के बराबर है तो उसे काट लेगा, अदरवाइज ही विल इंश्योर। ऐसे तो होता है, अगर कार अब हाँ ग्रॉस उसके ऊपर ग्रॉसिंग होगी, ही विल हैव टू इंश्योर कि उसके टोटल वैल्यू पे 10% TDS कटना है, चाहे उससे कलेक्ट करे या ग्रॉस अपनी जेब से दे, ही कैन कलेक्ट और जेब पे से देगा। ये लॉटरी में भी होता है, ये तो जो काइंड में लॉटरी दी जाती है उनमें भी होता है, तो वो उसको TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। कोई TDS नहीं काटना पड़ेगा अगर अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है, कोई TDS नहीं, अब अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है तो कोई TDS नहीं काटना है। एक और कि व्हाट काइंड ऑफ जो TDS कटा वो तो है, उसके अगर सेक्शन पढ़ो ना, उसके अंदर एक और प्रीमियम है। चलिए इन द मीन टाइम मैं बताऊंगा, बट 194R बड़ा क्लियर कर गया कि आपको TDS काट के जमा कराना है। 20,000 के लिए, 20,000 से ज्यादा नहीं है तो कोई नहीं काटना। एक और पॉइंट भी था सर, देख के बताओ ना सर। हाँ, अगर दूसरा एक और था, तभी मैं मेरे को याद आ गया, अगर वो इंडिविजुअल HUF है और बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या वो प्रोफेशन कर रहा है 50 लाख से कम है, तो उस केस में उसको TDS नहीं काटना है। छोटे आदमी को छोड़ दिया, इंडिविजुअल HUF सिर्फ सर, इंडिविजुअल HUF उसको फिर TDS नहीं काटना है। मैंने कहा एक पॉइंट और था जो मैं आई वाज नॉट रिकलेक्टिंग इट। सो दिस इज 194R रेड विद ऑफ कोर्स 28(4) में वो इनकम मानी गई है, जिसका जो वैल्यू उसको जो मिलता है, लेकिन जो वो बेनिफिट दे रहा है उसको उसका TDS काटकर देना पड़ेगा, ताकि मॉनिटरिंग हो गई। क्योंकि TDS कटा होगा तो आपके 26AS में आ जाएगा, और 26AS में आ जाएगा तो आपको वो इनकम दिखानी पड़ेगी। अभी तक तो छोड़ दिया करते थे अरुण जी, चलो मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई इनको बेनिफिट मिला। अब अरुण जी 3CD में नहीं भी डालोगे तो वो पकड़ा जाएगा। सो क्लियर हुआ सर, कि ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। 28 रेड विद 194। आगे चलते हैं। आगे सर मैं क्या बताऊं, अभी सेक्शन आए सारे, और उस सेक्शनों में उन्होंने कहा था कि भैया देखिए, अगर हम 148(1A) करेंगे, 148A सेक्शन आया था, अगर वो फ्लैग ऑफ होती है वो इनकम कैसे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से था ना, और या CAG वाला करता है, वो फ्लैग ऑफ द वर्ड उन्होंने फ्लैग ऑफ काट दिया, चलो भाई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से मिलती है फ्लैग ऑफ, चलो वर्ड हटा दिया। लेकिन दूसरा तो बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो सिर्फ CAG की वजह से ऑडिट ऑब्जेक्शन था, अब कहता है नहीं, 148 ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, 148 ऑडिट ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, या कोई इंफॉर्मेशन आ गई कौन की 90 सेक्शन की, 90A सेक्शन की, उस केस में भी, या कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई
कहां से उसने रिस्क अपनी 133 किया, 133A करा, कॉलिंग फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, वो से भी आई तो भी वो उसका उसमें कर देगा। अरे एक और पॉइंट था उसमें, 4 थे नहीं, वही वाले जो रिस्क मैनेजमेंट। सर्च के केस में वो बाद में नहीं, एक और है जो कोर्ट की वजह से आई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की वजह से आई। वो 4 चीजों के लिए लेट मी टेल यू, अब एक नहीं था, पहले था CAG। कहाँ गया वो सर? कल ही तो लॉ बनाया था आपने, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है और आपने फिर उसको चेंज कर दिया। क्या कह दिया? 1 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, आई हैव नो प्रॉब्लम, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से पता लगेगा। अब ये कौन कौन से ऐड कर दिए कि भाई कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, हम सारी उम्र यही तो करा करते थे, ऑडिट ऑब्जेक्शन आके क्या करा करते थे, समझ गए ना मेरा पॉइंट? वो कहते थे आपकी ऑडिट ऑब्जेक्शन है, आइए, समझ गए ना सर? तो ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आ गया, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन 1990A में भी आ गया, वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से उनको पता लग गया, वो भी आ गया आपका। वो उसने अपनी कोई कॉल फॉर इंफॉर्मेशन 133A में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, वो कह रहा है ना भाई इसके लिए तो जरूरत ही नहीं, ये भी आ गया। और आपको बताया कोई कोर्ट की वजह से भी आ गया। अगला एक और था जो रवि जी ने पॉइंट आउट किया था मुझे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए ये जो 3 साल और 10 साल है, 3 years any income escape, 3 to 10 years if the income escape is 50 lakh or more, but वो लिखता था 3 to 10 years if it is found from your books of accounts and it represents the asset। वहां भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब लिखा it represents the asset or it is on account of any expenditure on any event or any ceremony or even any entry in the books of account। तो बचा क्या सर? अरे बचा क्या मेरी भाई सुनो, आपने कहा 3 से 7 साल तक, 10 साल तक आप जा सकते हो। पहले लिखा था दैट इनकम शुड रिप्रेजेंट, यही लिखा था, सम एसेट, दैट अनडिस्क्लोज्ड इनकम शुड रिप्रेजेंट सम एसेट। संजय जी मैं ये ठीक कह रहा हूँ ना? अब वो रिप्रेजेंट सम एसेट तो कर दिया, लेकिन किसी बेटी की शादी करी है, उसमें खर्चा किया है, शादी हुए अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो आप तो खतरा टला रहे कि भाई वो पूछ सकते हैं कि भैया ये इनकम स्केप है, आपने शादी में खर्चा 5 करोड़ किया या तो 1 करोड़ ही दिखाया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ कोई एंट्री है तो वो सारा का सारा पर्पस ही रिपीट हो गया। अब तो सोचिए 10 साल ही हो गए, प्रैक्टिकली 10 साल ही हो गए 50 लाख और बोल रहा। सो पहले तो हम सोचते थे चल रिप्रेजेंट एसेट होगी तभी तो पकड़ोगे, मेरे को कोई एसेट ही नहीं है, मैं खा पी के मौज कर गया तो मेरे को क्या दिक्कत है। अब तो मैंने शादी पे खर्च किया है, वो कल पूछ सकते हैं 10 साल तक कि भाई शादी पे खर्च किया तो इसका बताइए अकाउंट कितना दिया था, ये कब स्केप है, कहां से आया था ये पैसा, तो शादी पे खर्च किया। Am I right सर? कोई एंट्री और एंट्रीज हो तो भी होगा, तो 148 में आया। और एक और था कि सर्च के केस में हम कहते थे, पहले उन्होंने लिखा था 3 साल तक तो वो वहां से पता लगेगा डीम्ड इंफॉर्मेशन, और बाकी 7 साल के लिए आएंगे। अब तो वहां लिख दिया पूरे 10 साल की डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, सर्च और सर्वे हुआ अदर देन TDS सर्वे। क्लियर है सर? ये भी चेंज आ गई, 148 का बेड़ा गर्क कर दिया। 148A में एक चीज और कर दी, पहले शो कॉज नोटिस देना था सर, क्या कि जब भी उसको एक इंफॉर्मेशन मिली पहले वो इंक्वायरी करेगा, फिर इंक्वायरी करके वो शो कॉज नोटिस, इंक्वायरी करेगा विद द अप्रूवल, फिर इंक्वायरी करके शो कॉज नोटिस देगा विद द अप्रूवल। वो वर्ड भी हटा दिया। अब तो वो इंक्वायरी करके अगर उसको लगेगा कि इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, वो शो कॉज नोटिस विदाउट अप्रूवल दे देगी। पहले तो अप्रूवल लेनी थी, अब अप्रूवल की दे। हाँ, वो 148 की अप्रूवल, वहां पर भी 148 की अप्रूवल एक जगह नहीं है। अगर उसने 133A से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कॉल किया, तो उसके लिए तो अप्रूवल 148 की भी नहीं, वो भी खत्म कर दी। सर बचा क्या है? आप पहले हमें लॉलीपॉप देते हो, फिर लॉलीपॉप भी इतना कड़वा निकला कि वो तो मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। सब कुछ तो आपने चेंज कर दिया पुराना। अभी तो लॉ एप्लीकेबल होना था, इसी साल 2023 से तो एप्लीकेबल हुआ, और आपने क्या करा? अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सारा 148 बदल दिया सर, 148A में बदल दिया। और आपको वो बताया इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट, यही था ना, इट सजेस्ट द इनकम एज एस्केप्ड असेसमेंट। वो सजेस्ट में तक लिखा था आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और दूसरा लिखा था CAG। और ये तो अब तो सब कुछ कवर कर दिया सर। तो ये भी आपको देखिए
काफी मुश्किल होने वाली है। अभी वो हमारे से शायद बदला ले रहे हैं कि पिछला 148 रह गया जो अभी तो कोर्ट में है। हम तो सोचे थे उसमें भी कोई चेंज ना आ जाए। मैं तो सोच रहा था हो सकता है उसमें ही चेंज कर दे कि ये वाले प्रोविजन अगले साल से लगेंगे, पुराने प्रोविजन कंटिन्यू करेंगे। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वो प्रोविजन शायद उन्होंने नहीं लिए, लेकिन था तो वो थी। तो मैं ये भी बता रहा हूँ ये चीज चेंज हुई है। अब एक बहुत दो चार चीज अच्छी है। देखिए नोटिस ऑफ डिमांड आता है 156 में, अविनाश जी आता है ना। आप आईबीसी में चले गए, वहां पर उन्होंने आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया या माफ कर दिया। अब नोटिस ऑफ डिमांड तो वो कहेगा मेरे पास तो पावर ही नहीं है नोटिस ऑफ डिमांड को रिड्यूस करने की। मैं आपका नोटिस ऑफ डिमांड कैसे रिड्यूस कर दूं? आईबीसी ने कहा होगा कि भैया इसको माफ कर दो, या इसका 50% टैक्स दे दो, या 25% दे दो, पेनल्टी माफ कर दो, इंटरेस्ट माफ कर दो। मेरे पास तो पावर ही नहीं है। 156 में तो नोटिस ऑफ डिमांड देना पड़ता है। तो आप 156 ए डाल दिया कि अगर इंसॉल्वेंसी कोड की वजह से कोई आपको डिडक्शन मिला, कोई आपको रिलीफ मिला, कोई आपको बेनिफिट दिया, तो उस केस में एओ कैन रिवाइज दिस नोटिस ऑफ डिमांड। वो नोटिस ऑफ डिमांड दूसरा बना देगा और उसमें से वो डिडक्ट कर देगा जो भी बेनिफिट इंसॉल्वेंसी कोड ने आपको दिया। अब अदर पॉइंट, ये रवि जी वही लड़ते रहते थे 170 सेक्शन का सेक्शन है 2A। रवि जी कहते थे जब मर्जर हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया या डीमर्जर हो गया, अब डीमर्जर मर्जर तो होता है, लेकिन आपको पता अपॉइंटेड डेट और कोर्ट ऑर्डर में बहुत टाइम होता है। कोर्ट कह रहा था जिस दिन अप्लाई किया अपॉइंटेड डेट 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। रेट्रोस्पेक्टिव ही होती है अपॉइंटेड डेट हमेशा, और टाइम लगता है कोर्ट में। एनसीईआरटी ने टाइम लगा दिया आपको ये देने के लिए। अब आप कहते थे जो असेसमेंट है वो कंपनी तो रेट्रोस्पेक्टिव कर दी, तो कंपनी के ऊपर आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? वो तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उस पर तो अपॉइंटेड डेट आ गया। उन्हें कहते रुक जाइए, जो भी असेसमेंट हमने प्रीडेसेस कंपनी को करी है, जो जिसको मर्ज किया है, वो वैलिड मानी जाएगी एज इफ इट इज ऑन दी सक्सेसर कंपनी। वो सक्सेसर कंपनी की मान ली जाएगी असेसमेंट। एम ए राइट सर? कुछ आपका थ्रो करेंगे लाइट? सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी सर उसमें तो। हाँ तो ठीक, तो तभी तो ओवररूल किया। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल किया, मुझे थोड़ा किया। लेकिन लॉ तो बन गया ना। सब सेक्शन 2A डाला है 170 में, और एक और चीज है 170A भी डाल दिया। वो क्या डाला सर? वो ये डाला कि देखिए मैंने कराया। क्या डाला था आपने? करवा, आप ही बता दो क्या करा था। नहीं बताइए प्लीज बताइए, अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल पता लगेगा। सर व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ मर्जर्स, तो हमारी अपॉइंटेड डेट जो होती है वो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की होती थी। जब हमारा मर्जर हो जाता था, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी, so then we have to consolidate the accounts of 2 companies and file a revised return which is a consolidated return। and जो मर्ज कंपनी हो गई, और जब तक मर्जर का ऑर्डर नहीं आया तब तक अलग अलग फाइल करते थे, बट रिवाइज रिटर्न का टाइम जो है वो चला जाता था। तो मॉडिफाइड रिटर्न आ गया ना अब। तो अब जो है हमारे को बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा इसमें सर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस में केस स्क्रूटनी में नहीं आया। अगर स्क्रूटनी में आते थे तो हम रिवाइज कंप्यूटेशन फाइल करके असेसमेंट करा लेते थे, बट अगर केस स्क्रूटनी में ही नहीं आया तो कैसे वो फाइल होगी और सारी चीजें होगी। तो उसकी वजह से जो है टैक्स भरेंगे, मॉडिफाइड रिटर्न होगी उसमें। नहीं, टैक्स तो ऑलरेडी उसमें भी दिया हुआ है, वो तो जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मॉडिफाइड रिटर्न करा के अपने ऊपर असेसमेंट करा, ये वाला पॉइंट अच्छा है, बड़ा नहीं फेवरेबल पॉइंट है। सर लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट, दिस इज ऑल अगेंस्ट दैट, दिस इज फॉर गुड पॉइंट व्हिच विल गेट। फिर आगे मैंने टीडीएस के प्रोविजन तो कर दिए, लेकिन 206A 194(1)A आइए ध्यान रखना। 194(1)A में when I buy any immovable property I was supposed to deduct tax at the rate of 1% of the actual consideration। संजय जी ठीक है ना? अब the actual, अब उन्होंने कहा no, 1% of the actual consideration the stamp duty value whichever is higher, whichever is higher। और secondly जो 50 लाख की लिमिट थी वहां पर लिखा था actual consideration does not exceed 50 lakh, वहां लिखा actual consideration as well as the stamp duty value should not exceed 50 lakh। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो करना है, लेकिन वहां 50 लाख हम एक्चुअल कंसिडरेशन को देखते थे, स्टैम्प ड्यूटी को नहीं दे। अब कह रहा है एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी 5% वाला आया था, उसमें वो कैसे देखेंगे? 5% का डिफरेंस जैसे छोड़ना है ना उसमें काटने के लिए। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन
5%, 10% यहाँ के लिए नहीं है, वो 50C के लिए। आप क्यों ये बात, टीडीएस ज्यादा अरे सर नहीं, आप गलत कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा 50C के अंदर उसकी कंसिडरेशन प्राइस हम वो मान लेंगे जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, बेनिफिट ऑफ 5 नहीं है, 10 है। वो नहीं सर, सपोज करो 10 है, उधर 52 है स्टैंप ड्यूटी, तो 52 पे आप टीडीएस तो काट लोगे, लेकिन कंसीडरेशन उधर 50 कंसीडर होगा। कोई बात नहीं सर, टीडीएस काटने से मतलब थोड़ी है कि इंटायर वो इनकम उठा के 26 जोड़ देगा। तो आपकी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आप कह रहे हो कि मेरी एक्चुअल कंसिडरेशन 50 थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 है और 10% अलाउड है, तो 10% के हिसाब से तो वो ठीक है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा है, यहाँ पर वो कंसेशन ऑफ 5% या 10% नहीं दिया है। बजट, पोस्ट बजट के लिए। हाँ, वो संजय जी को, संजय जी को मटेरियल दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए 190 पर IA। अब आया 206 AB जो 2 साल के लिए नॉन फाइलर और रिटर्न था, कि 2 साल तक की वो हो सकता था कि आपको ट्वाइस द रेट काटना है, वो 2 साल का पीरियड 1 साल कर दिया गया। 206 AB को 1 साल कर दिया गया, तो ये भी हो गया खत्म। आगे चलिए, एक ऐसा था कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता था टीडीएस का 1% या 1.5%, तो उसमें क्या होता था कि वो एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट होता था। तो उन्होंने कहा जी अब जो वो होगा वो ऑर्डर बाय द एओ का जो निकलेगा, जो एक्स्ट्रा वो उसके ऑर्डर बाय एओ। अब देखिए 271 AAD आया था पेनल्टी का, कि आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फेक इनवॉइस है, ये है, तो टैक्स 100% ऑफ दैट लगना था सर पेनल्टी। लेकिन कौन लगा सकता था? असेसिंग ऑफिसर। ये पावर कमिश्नर अपील को भी दे दी गई। 271 AB में भी कमिश्नर अपील को दे दी गई, 271 AC में भी कमिश्नर अपील को ये पावर दे दी गई टू इम्पोज पेनल्टी। 271 AC क्या था कि देयर इज अ इनकम अंडर 68, 69, 69 आई हैव रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, और आई हैव नॉट रिफ्लेक्टेड बट इट इज फाउंड बाय द एओ। अगर फाउंड बाय एओ होता तो टैक्स तो वही लगता था 60%, 25% प्लस 4%, बट 10% पेनल्टी लगती थी अंडर सेक्शन 271 AAC, राइट है। और मैं रिफ्लेक्ट कर दूं रिटर्न ऑफ इनकम में तो पेनल्टी नहीं लगती थी। यही फर्क था सर, 78 और 88 पेनल्टी 10% लगती थी। कौन लगाता था? एओ। अब कमिश्नर अपील भी लगा सकेगा। वो सर कमिश्नर, सॉरी, व्हेनेवर अपील इट इज अ फुल केस ऑफ असेसमेंट, ही इज एन असेसिंग ऑफिसर। प्लीज अनाउंसमेंट की बात देखिए, बिल्कुल गलत ना कहिए। When AO has not imposed penalty, और वो कोई केस गया वहां पर उसने अपील में ले लिया, या उसने जो भी किया, पेनल्टी तो लगा सकता है ना। पहले तो असेसिंग ऑफिस कमिश्नर तो नहीं लगा सकता था, सिर्फ एओ लगा सकता है। इसी तरह 271 AB, ये जो सर्च के एक्सपर्ट बैठे हैं वो कहते थे उस वक्त डिक्लेयर कर दो तो 30%, अगर बाद में करोगे रिटर्न फाइल करने का तो 60%, यही कहते थे। लेकिन कौन लगा सकता था? अब कमिश्नर अपील भी लगा सकेगा। अब स्कोप 271 AAB, 271 AC, 271 AAC तीनों में लगा दिया, तीनों में कर दिया सर। और एक और मुसीबत डाल दी, एक और नई पेनल्टी डाल दी, 271 AAE। वो कौन सी पेनल्टी है सर? वो जो सर्च, वो जो सर के वो, अब मैं वहां आऊंगा तब बताऊंगा ये पेनल्टी। आइए, अभी कोई रहेगा नहीं तो मैं अब जा रहा हूँ A11, 10, 23C, 11, 12। वो 28 का सर कह रहे हैं कुछ ना, मतलब वो जहाँ ब्रेकिंग इशू आ गया था वो कलेक्ट ही नहीं हुई 28 सेक्शन पे। 28(4) में वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट व्हिच यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन इज योर इनकम। 28(4) में वो इनकम मानी जाती है। जैसे आपको कहा, आप मेरे स्टॉकिस्ट को, मैंने आपको कहा अगर 5 करोड़ की सेल करोगे आपको गाड़ी फ्री दूंगा, मर्सिडीज गाड़ी। चार्टर्ड अकाउंट भी मिलती है कई चीज, ऐसा क्या है? वो तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, ये मेरे से फ्री किताबें ले जाते हैं, वो क्या है? वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन। ना मैं एम्प्लॉई हूं ना आपका पार्टनर हूं, तो कैसे आएगा? चलिए सब मजाक की बातें थोड़ी कर लेनी चाहिए। कहीं आगे देखिए, आपको भी तो पब्लिशर से आई हुई है। चलिए अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक बात तो ये है, 2 तरह के रिजीम में, चैरिटेबल ट्रस्ट में और रिलीजियस ट्रस्ट में। इसको एक रिजीम 1 कह दो जो सेक्शन 1023C लगता है, एक रिजीम 2 लग लो जिसको हम कहते हैं लेवल 12। 2 रिजीम को ध्यान रखना। 1023C में
4 क्लॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं, सब क्लॉजेस 1023C IV, 1023C V, 1023C सब क्लॉज VI, 1023C सब क्लॉज VIA। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, पहले बता दूं कि पहले एक होता है 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, फिर आता है IV, V, VI, VIA। 3IAB तो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनकी इनकम माफ है। 3IAC था हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। 3IAD था कि एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड, बोलो भाई साहब पुरानी बातें मत करा करो, 5 करोड़। तभी तो मैंने जान के बोला, फिर वो गलती बोलो, 5 करोड़। हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 5। अब 5 करोड़। अब आया IV, सर्टन नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नोटिफाइड चैरिटेबल, वो IV में आते हैं, उनकी इनकम टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल याद रखना, अप्रूवल। और एक है B, सर्टन नोटिफाइड रिलीजियस ट्रस्ट, उनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक है VI, व्हाट इज VI? हॉस्पिटल सॉरी मेडिकल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस ग्रॉस रिसीट एक्सीड 5 करोड़, उनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, एम आई राइट? और अगर हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 5 करोड़, इन चारों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये 1023C में पहले तो अप्रूवल वहां लिखा था प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से लेनी है, अब उन्होंने क्लियर कर दिया अप्रूवल हैज टू बी टेकन फॉर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वर्ड हटा दिया। अब देखिए ये ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है, ये पांच वाला कौन सा है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये ट्रस्ट के पास कोई टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च है, इसको एक डोनेशन मिला जो फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ द टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च के लिए है, ये आपको मिल गया। वो तो 80G2 में लिखा हुआ है कि उसको वो डिडक्शन मिलेगी जो डिडक्शन देगा, लेकिन मुझे मिला है क्या? मैं एक ट्रस्ट हूं जिसके पास टेंपल है, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च है और मुझे रिपेयर रिनोवेशन के लिए पैसा मिला, तो कहता है इसको हम कॉर्पस डोनेशन मान लेंगे, इसको कॉर्पस डोनेशन मानेंगे प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कॉर्पस डोनेशन आप उसी काम के लिए यूज करोगे जिस काम के लिए दिए गई, और दिस कॉर्पस डोनेशन कैन नॉट बी गिवन एज डोनेशन टू सम और कंट्रीब्यूटेड टू सम अदर पर्सन, ये भी नहीं कर सकते। और ये कॉर्पस डोनेशन आप 11.5 में रखेंगे, ये कॉर्पस डोनेशन आप 11.5 में रखेंगे, तो ये कंडीशनें अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपका ये कॉर्पस डोनेशन मान लिया जाएगा। और आपको पता जब कॉर्पस डोनेशन माना जाता है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है? सिमिलर प्रोविजन 11 में बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन 3 डाल दिया गया। सो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। रिजीम 1, रिजीम 2, temple, gurudwara, mosque, church receiving any donation on account of renovation and repairs of the gurudwara, mosque, church, इनके लिए भी कॉर्पस है, इनके लिए भी कॉर्पस है, दोनों के लिए कॉर्पस माफ हो जाएगा। इसको डाला गया व्हाट यू कॉल बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन 1A एंड 1B, इसको डाला गया एक्सप्लेनेशन 3। बोला गया अगर आप कॉर्पस डोनेशन को मिस यूज करोगे तो 1B में लिखा है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह एक्सप्लेनेशन 3A में लिखा है अगर वो कॉर्पस डोनेशन आपने मिस यूज करी, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करी, तो वो टैक्सेबल हो। ये क्लियर हो गया सर? अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 11(2) में रवि जी जाते हैं और 11(2) में क्या होता है? इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15% यू हैव टू फाइल ए फॉर्म। कौन सा फॉर्म है सर? हाँ मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एम आई राइट? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एंड जो भी पैसा आप एक्यूमुलेट करते हैं दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड यू हैव टू टेल द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट एंड दैट मनी हैज टू बी केप्ट इन 11(5). ठीक है सर? 11(5) के मोड में रखना है। ये क्लियर है? ये 11 कौन सा सेक्शन कह रहा है? 11(2). 11(3) कहता है सीजेस टू बी रिमेन इन्वेस्टेड, सीजेस टू बी एक्यूमुलेटेड, या आपने उसको मिसयूज किसी को डोनेशन दे दिया, क्रेडिट कर दिया, या आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया 5 साल तक, तो क्या माना जाता है? 6 साल की छोड़ दो, आगे 6 साल की नहीं मानी जाएगी, 5वें ही साल की मानी जाएगी।
पहले तो ये याद रखना, मैंने जानकर इतना जोर से बोला कि पहले अगले साल की इनकम मानी जाती थी, 5 साल के बाद की। 5वां साल तक नहीं किया आपने और हमने उसको स्पेंड नहीं किया तो 6 ईयर की इनकम मानी जाएगी। अब वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जो 5th ईयर है। 5 साल तो मैक्सिमम है ना, वो मानी जाएगी। पहला पॉइंट ये है, वो 11.3 था। और 11.3 ये है कि हम किसी कारण से उसको यूटिलाइज नहीं कर सके तो हम ये को अप्लाई कर सकते हैं कि दैट चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट कि इसको हम अलाउ करें। यही था सर 11.2, 11.3, 11. बिल्कुल ठीक है। यही प्रोविजन बाय इंसर्टिंग प्रोवाइजो 10 में डाल दिया ना, सॉरी एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 एक्सप्लेन डाल के यही लिख दिया कि सुनो मेरे भाई कि 1023C में पहले 11.2 का सिस्टम ही नहीं था। वो कहते थे कोई फॉर्म वॉर्म फाइल नहीं करना, वो तो कहते थे बस एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड यू शुड कीप इट इन 11.5। अब क्लियर कर दिया 1023C में कि आप अगर 1023C में भी कवर्ड हैं तो जो 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे उसके लिए फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा और वो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले करना पड़ेगा। ये क्लियर है जी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और सेकेंडली उसको अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अंडर 11.5। ये बिल्कुल डिट्टो प्रोविजन रिजीम 1, रिजीम 2। और वही लिखा है कि अगर ये नहीं एक्यूमुलेट, अगर आपने खर्च कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया या किसी और को डोनेट कर दिया या आपने 5 साल में खर्च नहीं किया तो क्या मानी जाती थी? इनकम 6 ईयर की। अब 6 की नहीं होगी। यहां पर भी वही पर बिल्कुल वही प्रोविजन 11.2.3.3A उसको एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 में कर दिया है। क्लियर है सर? उसको एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 में करा है। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक सेक्शन 12A सब सेक्शन 1B है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इनकम चार्ज आपकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 exceeds rupees the maximum amount which is not chargeable to tax, you have to get your accounts audited and submit the report under form 10B. You know that. वो कहता था अकाउंट्स ऑडिट लिखा है, मेंटेन ऑफ बुक्स का लिखा ही नहीं। अकाउंट ऑडिट करा लो, मेंटेन का कहीं लिखा ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो 12(1)(a)(b) में चेंज कर दिया कि नाउ यू विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेकेंडली यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। सेम प्रोविजन 10th प्रोविजन में डाल दिया। पहले 1023C में था ही नहीं। 1023C में ये लॉ ही नहीं था। पहले 1023C में फॉर्म 10 भरना ही नहीं था। अब टर्म 1023 में भरना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब ये कहा है अकाउंट्स बनाइए और रिपोर्ट भी फाइल करिए ऑडिट की। वो ऑडिट की रिपोर्ट 10BB में करते हैं लेकिन वहां भी नहीं लिखा था अकाउंट्स बनाइए, तो वो भी प्रोवाइजो उन्होंने डाल दिया है। ये ध्यान देखने वाली बात है कि ये प्रोवाइजो क्यों डालेंगे ये। फिर वो कहता है जी एक सेक्शन का प्रोवाइजो टू सेक्शन 143(3) उसमें लिखा था कि भाई 1023C की वजह से अगर वो लग रहा है कि ये मिसयूज हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं है या कोई कारण है तो एओ को एग्जेम्पशन नहीं देनी, तो एओ को कहता था यू आर ड्यूटी बाउंड टू रेफर दैट केस टू दी पर्सन हु हैज ग्रांटेड द डिसिप्लिन फॉर विड्रॉवल ऑफ दैट अप्रूवल। ये था सर पहले फॉर विड्रॉवल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि आप वो एग्जेम्पशन उसको देनी पड़ेगी जब तक विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल नहीं होगी। ये सिर्फ अप्रूवल के लिए था, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं था। अब वहां पर भी ये प्रोविजन रजिस्ट्रेशन में भी डाल दिया कि अगर 1023 मतलब अगर प्रोवाइजो में लिख दिया कि अगर एओ आपको ये देना नहीं चाहता एग्जेम्पशन तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए वो उसको लिखना पड़ेगा अथॉरिटी हु ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन कि ये ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं है या ये मिसयूज कर रहे हैं या पर्पस फॉर विच इट वाज एस्टैब्लिश्ड दे आर नॉट यूजिंग इट, तो उस केस में वो वहां पर जाएगा और उसको कहेगा इनको रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करो। ये क्लियर हुआ सर? अब तीसरी बात और आई, जब वो रजिस्ट्रेशन विड्रॉ का काम आता था तो अब वो कहता है 3 कारण से रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर सकता है प्रोफेशनल कमिश्नर और कमिश्नर। एक तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई जिससे लग रहा है, सेकेंडली ये जो प्रोवाइजो की वजह से किसने रेफर कर दिया, एओ ने रेफर कर दिया कि भैया ये रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करो। थर्ड केस है कि आपको एक तुम्हारा केस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सेलेक्ट हो गया। इन तीनों केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कॉल फॉर एक शो कॉज देगा, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट करेगा, उसको स्टडी करेगा, फिर या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा या रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा या अप्रूवल कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। दोनों लेवल प्लेइंग प्रोविजन डाल दिए गए कि ये कॉल करके ऐसे ऐसे उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है और इन कारण से है। और लिमिटेशन 6 महीने ऑफ द क्वार्टर इन विच यू हैव डन
वो उसको उसको ऑर्डर पास करना ही पड़ना है और उसको सेंड करना है, चाहे वो ऑर्डर रिफ्यूजिंग और ऑर्डर गिविंग कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन। ये भी एक पॉइंट था जो मैं बताना चाहता हूँ। बड़े पॉइंट कोई कुछ नहीं किया, जो चीजें 1023C में नहीं थी बट 1112 में थी वो चीजें इधर भी डाल दी, जो चीजें 1023C में थी इधर नहीं थी वो बिल्कुल डाल दी। तो ऐसे प्रोविजन बना दिए कि लगता क्या है कि इनकम टैक्स ने क्या कर दिया है। 20 पेज है सर, इजी आउटगोइंग। ये देखिए ईज नहीं है, अभी तो मैं आगे तो बोल ही रहा, ईज की बातें कर रहे हैं। अब ना सुनो, अगर आपने वो फंड यूटिलाइज कर दिए फॉर ए पर्सन रेफर टू इन 13(3), जो रिलेटिव आपका पर्सन रेफर टू 33, उस केस में क्या होता था, 1023 से मैं लिखा नहीं था पूरा, अब दोनों में लिख दिया। अगर रेफर टू 33 में करेंगे तो क्या कर रहे हैं वो कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी कितनी है, 100% if it is in first time and 200% of the income if it is second or subsequent times। मतलब मैना पैसा अगर आपने पर्सन रेफर टू 13(3) में कर दिया, फिर वो 13(2) ऑलरेडी है कि रीजनेबल अमाउंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 33 में कर दिया तो पेनल्टी लगेगी 271 AAE में 100% if it is first time of the amount of income applied for the benefit of a person referred to in 13(3), or 200% if it is for the applied for the benefit of person referred to in 43, it is a subsequent year or any other year। सर देख रहे हैं क्या क्या चीजें आई हैं, ये थी सर, ये जो मैंने आपको बताना था। बड़ी कंफ्यूजिंग होगी, वहां मुझे गाली दे रहे होंगे, पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैंने ये सब बाद में लिखा था। टीडीएस रिफंड और वो भी फेसलेस भी है ना सर? सर क्या चीज टीडीएस रिफंड भी कुछ आया ना? नहीं वो कुछ नहीं है आपको, और कोई चीज रह गई तो जरा बता दीजिए, मैं और कवर कर दूं। देखिए जो सेक्शन 44B डाला था, 144B भाई साहब ने लास्ट ईयर ही किया था, उससे पहले तो उन्होंने एक वो डाल दिया था, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस डाला था। पहले ऑर्डिनेंस से आया, फिर 144B आया, अब 144B को भी सारा चेंज कर दिया। मैंने पढ़ा ही नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, छोटी मोटी चीज है। फेसलेस असेसमेंट अंडर 144B के जो सबसेक्शन 1 to सेक्शन 8 थे, सारे के सारे बदल दिए और सेक्शन 9, सबसेक्शन 9 और 10 अबॉलिश कर दिए। तो प्लीज ये अपने आप पढ़ लेना, ये तो अभी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम अभी तो आया था 144B, और ये भी कह दिया कि ट्राइब्यूनल भी फेसलेस होंगे, लेकिन 1 साल बढ़ा दिया, और उनकी अपील भी फेसलेस ही फाइल की जाएगी, और ट्राइब्यूनल का डिसीजन भी कभी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए पीरियड 1 साल और बढ़ा दिया, वो भी कह दिया। सो अब हर, और इवन ट्रांसफर प्राइसिंग वो भी फेसलेस होगी सर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वो भी फेसलेस होगा, वो डेट फिक्स कर दी है सर। सो इंतजार कीजिए, अपना फेस छुपा लीजिए, कुछ नहीं बचना, सब कुछ फेसलेस होना है, या चाहे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल 144C का हो, या आपका ट्राइब्यूनल की अपील हो, फाइल करना और उसके बाद डिसीजन जो करेंगे वो भी आएगा, टाइम लगेगा, या आपका ट्रांसफर प्राइसिंग हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फेसलेस। तो काम बंद हो जाना है, ये ध्यान रखिए। तो ये भी मैं आपको बता, 133A में भी अमेंडमेंट, 133A में अमेंडमेंट, वो तो आपका फेस तो चलता रहेगा सर। चलिए सर, मैंने इतना ही बताना था, आपको कोई और क्वेरीज हो तो जरूर पूछ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगूंगा कि मुझे नहीं पता मैं उस परफॉर्मेंस कर सका नहीं कर सका, क्योंकि मूड जब तक ठीक ना हो तब तक आपकी का दिमाग चलता नहीं है। मजाक कम किए, नहीं तो मजाक करते तो काफी चीज आती। गौरव जी कहते मेरा नाम तो लिया ही नहीं है, चलिए ले दिया गौरव जी का नाम। मनीष जी इतनी देर से चुप बैठे हैं, मनीष जी इतने इतने सवाल करते थे मेरे को, पिछली बार किए इन्होंने, इस बार बहुत चुप बैठे क्योंकि उनका सर्च के सारी गड़बड़ हो गई है, इसलिए नाम लिया। चलिए और बोलिए कोई है तो। स्पाइट ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, आपने जिस मूवी से आपने ये सारा आज का लेक्चर दिया and explain the provisions, is really commendable and we all appreciate it. A big round of applause. We have time for 2 or 3 short questions. अगर कोई पैनलिस्ट में या कोई व्यूअर्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड। रेज हैंड या व्हाट्सएप कर दें, इधर से नहीं ले लेंगे। Please raise your hand. Shivam will facilitate that and you will be able to ask your question from Guruji. Any participant has any query? मुझे लगता है अभी कुछ समझने में टाइम लगेगा लोगों को,
सर्वे प्रोविजन लिखा है, सर्वे प्रोविजन में कुछ भी नहीं, 130 वो 30 ही चेंज किया है ना। सर्वे में सिर्फ उन्होंने क्या किया, 133(5) को छोड़ दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। 2A तो पहले वो अलग है कि भाई वो अगर तो वो सर्वे का केस में TDS का सर्वे है उसका तो उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन वो जो 5 वाला था उसको उन्होंने वापस ले आए। हाँ वो तो छोटी सी चीज है, ये क्या बताने, ये तो प्रोसीजरल मैटर है। अब मुझे वो भी रटना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। जरूरत नहीं है सर। हाँ। Thank you very much, and may I now request Mr. Nikita. Advocate KG Bansal ji, who is the Vice President of the Delhi Tax Bar Association, if he is with us here today, if he is listening to me. Mr. Bansal, are you there? Yes. Thank you very much, Sukhaji. Thank you very much. ਹਾਂਜੀ. So I would request you to please propose a vote of thanks to our honorable speaker, Dr. Girish Ahuja ji. Thank you very much, Sukhaji. I am delighted to thank Dr. Girish Ahuja ji. All of us are aware that he is one of the leading experts in the field of direct taxes. And an outstanding speaker. थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। तो अभी गिरीश आहूजा जी का सेशन खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटी सी हमें टेक्निकल दिक्कत है कि अभी अशोक बत्रा जी का सेशन हम क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अशोक बत्रा जी ऑलरेडी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ अगर सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं तो वो सिद्धार्थ जी, एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा ज्वाइंट सेशन था। ज्वाइंट सेशन होने की वजह से हमारा दो जगह से एक ही जगह से दो चैनल्स पे लाइव हो रहा था, एक टैक्स एडुकेयर के सोसाइटी के और एक वोका एंड सीए एसोसिएशन के चैनल पे। तो अभी क्या है कि अभी वो शायद हो सकता है आज हम बत्रा जी को इसके बाद ज्वाइन कराएंगे। उतनी देर तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जी से और हमारी टीम वोका से, जिन्होंने रात भर जो मेहनत की है कि बजट को कंपाइल करें आप लोगों के लिए, उसका एनालिसिस करें। हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, हालांकि चीजें तो वही रहनी है जो फाइनेंस मिनिस्टर चाहे सिद्धार्थ जी ने हो, बड़ी मेहनत की है इसको एनालिसिस को बनाने में। आप वोका का एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको फर्क आएगा, पर महसूस होगा कि वाकई हमने को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। उसमें अपना व्यू पॉइंट है, शायद आपको उसमें से कुछ अलग नजर आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जी से कि गुरुजी, इवन तो उनका ब्रदर आज वो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हैं क्योंकि ब्रदर उनके हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो सुबह ही चेंजेस हुई, तो इस कारण थोड़ा सा कुछ प्रोविजन छूट गई हो उनकी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जी से कि एक तो जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं वो उसको टेकअप करें और टीम वोका का जो एनालिसिस है उसको भी प्रेजेंट करें। अगर मीनवाइल बत्रा जी का उधर सेशन खत्म हो जाता है तो आई विल कोऑर्डिनेट विद बत्रा जी कि हम उनको साथ में ज्वाइन कर पाए। ओवर टू सिद्धार्थ जी। थैंक यू। एक्चुअली ये थोड़ा लगता है आपका वाईफाई की वजह से सिग्नल्स आपके कुछ पर्ज हो रहे हैं, तो कहीं वाईफाई की कनेक्टिविटी बेटर हो तो आप, बिकॉज आपकी वॉइस थोड़ा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए क्योंकि नेहा जी उधर होस्टिंग की देख रही है। आई होप आई एम ऑडिबल एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। And it was obviously, continuously energetic session from Dr. Girish Ahuja. The circumstances in which he presented today's, lecture before each of us, not wasting much of the time. There are some of the important provisions which, in my mind, require some deeper discussion as well as references, because owing to the paucity of time, Girish ji might have overseen them or overlooked them. Chaliye sir, coming back to section 148, I think Girish ji has spoken much about that section. There is a sea lot of change in that particular section.
सेक्शन 148 के अंदर सर जो प्रोवाइजो था that used to provide the circumstances where there would be deemed cases of escapement of income, especially these cases were deemed O&M and additional O&M, NTI, etc. We will complete it by 22nd February if allotted in next 5-6 days. That's our estimate, and we will submit our draft report after discussion with the DRC, etc. on 22nd of March. So that is our expectation that we will be able to complete the things. Okay. Can we go ahead, Neha? I think so. Yes. Okay. Okay. So we were discussing about the list of deemed cases of escapement of income pertaining to especially to the search and survey cases. Sir, कानून जो last year इन्होंने substitute किया उसके हिसाब से they said that where a search is conducted or an acquisition is made or a survey is conducted, then that year as well as the 3 preceding previous years, the income would be deemed to have escaped assessment. यानी कि टोटल सर्च और सर्वे केसेस ऑन और आफ्टर 1/4/2021 उन केसेस के अंदर 4 साल के लिए कंपल्सरी 148 की असेसमेंट लिखी हुई थी. बट नाउ द रेफरेंस टू द एक्सप्रेशन ऑफ 3 previous year has been omitted, which means that now they can assess or reassess or recompute the income of the assessee for not only for the survey or the search year or the acquisition year but preceding 10 assessment years. लेकिन सर इसके अंदर एक बेनिफिट दिया है, वो बेनिफिट दिया है कि टाइम लाइंस जो थी सेक्शन 149 के अंदर सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने की, उसके अंदर क्लॉज ए टू द एक्सप्लेनेशन था जो कि ये प्रोवाइड करता था कि अगर पुराने कानून में यानी 2021 से पहले तक के कानून के अंदर अगर उस ईयर का 148 का नोटिस नहीं जा सकता था, लेट्स से कि असेसमेंट ईयर 13-14 या 14-15 टाइम बार्ड हो गया था, आज के दिन टाइम बार्ड है, तो नए कानून के अंदर भी उस साल का नोटिस नहीं दिया जाएगा. So in section 149, they have now enlarged the scope by including section 153 capital A and 153 capital C of the income tax also. दूसरा सर इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है सेक्शन 148 कैपिटल बी. अभी क्या होता था सर, सर्च केसेस के अंदर 153A के अंदर जब असेसमेंट होती थी तो एडिशनल सीआईटी का या ज्वाइंट सीआईटी का एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पर असेसिंग ऑफिसर को. सो in order to ensure that in such cases and in survey cases, acquisition cases, the supervision from the higher authority is maintained. So they have inserted section 148 capital B of the income tax in the Income Tax Act, which provides that no order of assessment, reassessment or recomputation shall be passed by an officer below the rank of the Joint Commissioner of Income Tax unless there is a prior approval from the additional CIT oblique joint CIT or additional DIT oblique joint DIT as the case may be. And this is again a prospective amendment. तो चलिए सर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. Now let us say कि 3 साल की इन्होंने स्टिपुलेशन खत्म कर दी कि 3 साल के 148 के नोटिसेस नहीं जाएंगे, पुराने ईयर्स के भी जाएंगे, और ये अमेंडमेंट इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव की 1/4/2021 से. Now let's come to a situation where a search has been conducted in the case of an assessee on or after 1/4/2021 और उसके धारा 148 के जो नोटिसेस हैं सर वो केवल 4 साल के आए, यानी ईयर ऑफ सर्च का और उससे प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एज ऑन डेट. तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? सो दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच एंड व्हिच इज विद इन द realm of the department. Secondly, I would like to come back to section 148. The explanation used to provide only 2 circumstances where the notice under 148 could have been issued: risk management strategy and the final, the objection from the Comptroller and Auditor General of India. Now they have enlarged the scope of these things. They have done it prospectively. But अगर कोई information इनके पास 1/4/2021 से और आज तक यानी prior to 1 फरवरी 2022 के बीच में आई है, now whether that would constitute a material for the purpose of assumption of jurisdiction under 148, it is still a open question. एक अगली अमेंडमेंट आई है सर 158AB के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है. अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन हम लोगों को पता है कि एक रिपीटेटिव अपील्स को अवॉइड करने का सेक्शन था, जहां वेयर इन द केस ऑफ एन असेसी अ सेम और सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड बिफोर वेरियस अथॉरिटीज,
then the assessee and the department could have repeated the multiplicity of the proceedings by avoiding the repetitive appeals and provided they would accept the final verdict of the court. तो इस प्रोविजन को एनलार्ज किया गया है और इसके अंदर अब ये प्रोवाइड किया गया है गौरव गुप्ता जी कि अगर दो असेसीज के केस में या दो से ज्यादा असेसीज के केस में सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ वेरियस अथॉरिटीज के पास पेंडिंग है and there is a favorable judgment of lower authority, let's say CIT appeal or of the tribunal on that question of law in favor of an assessee, then that question of law in case of this assessee would not be contested by the department before the higher appellate authority, provided the assessee undertakes to be bound by the decision of the higher court where such similar issue is pending before any other assessee, in the case of any other assessee. Let's take it and understand it by way of an example. Let's say there is a question of law, which is question number A, in the case of assessee Mr. X. CIT appeal has given favor to assessee X on this question number A. Similar question number A is also pending before the jurisdictional high court in the case of assessee Y. So in this case, in order to avoid repetitive litigation, what has been provided that since question number A, which is the question of law, is pending before the Honorable Jurisdictional High Court in the case of assessee Y, therefore the department will not file any subsequent appeal in the case of this assessee X, provided the assessee X accepts that he would be bound by the judgment or the subsequent judgment of the Jurisdictional High Court. We can understand it from a different perspective also. Let's say with the new amended provision that let's say that the assessee A in this case, he does not consent that I would not be bound by the decision of the Honorable High Court. But still then, देखिए कि डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा अपने लिए एक वे आउट निकाला है सर कि डीम्ड केसेस ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम के अंदर an order to required to be passed in pursuance of a decision of the tribunal or court, उस ground के ऊपर भी 148 हो सकता है. So this is part and parcel of their strategy to avoid, the litigation. Now, I've been asking Girish ji time and again, and I was also reminding Ashwini ji about the provisions pertaining to survey under section 133 capital A of the Act. We all know that when faceless, regime was brought in, the power to conduct survey was taken from the jurisdictional assessing officer, and the power to conduct survey was only provided to two authorities. That is, first, the officers working under the investigation wing, and secondly, the officers working in the TDS charge. And then again, the survey was required to be conducted only after obtaining prior approval of the Chief Commissioner or the Director General or the Principal DG or the Principal CC, as the case may be, of Investigation Wing or TDS Wing. Now, accordingly, amendments were made by Finance Act 20 to the explanation contained in Section 133, capital A of the Act. तो सर उस अमेंडमेंट के अंदर जो रेफरेंस था इन्वेस्टिगेशन यूनिट का और टीडीएस यूनिट का, that has been proposed to be omitted by the present finance bill 2022. तो इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है सर, जो मुझे लगता है कि अभी तक ये जो पावर इन्वेस्टिगेशन विंग टीडीएस के सर्वे की पावर जो अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग और टीडीएस विंग के ऑफिसर्स के पास रिस्ट्रिक्टेड थी, now that power is being provided to the officers working in the other charges also. Let's say the central charges, international tax charges, or the tax recovery units. So this is another good amendment, teething amendment which has come. Now another amendment we know has been made to section 14 capital A. 14A we know it was a Pandora box of litigation that disallowance of expenditure incurred in relation to income not includable in total income. इसमें क्या हुआ सर कि बहुत सारी कोर्ट्स की जजमेंट्स आई और उन जजमेंट्स के अंदर उन कोर्ट्स ने ये कहा कि अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर एग्जेम्प्ट इनकम अर्न ही नहीं की एसएससी ने, देयर इज नो डिविडेंड इनकम और देयर इज निल एग्जेम्प्ट इनकम, then there would not be any disallowance of expenditure under section 14A.
So in order to combat those judgments, a proviso has been provided under Section 14 capital A of the Income Tax Act so as to provide that the disallowance under this section shall be required to be made even if there was nil exempt income, provided expense has been incurred by the assessee. So बहुत सारी जजमेंट जो सेटल प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ थे, दिल्ली हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और 2-3 केसेस में डिपार्टमेंट की फर्दर अपील्स भी डिसमिस की थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस की थी. सो दे हैव ऑल बीन नाउ अगेन अनसेटल्ड. So this is another notable amendment which I thought I must be discussing with you. The last one which I would like to discuss with the attendees is pertaining to Section 43 capital B. Now under 43 capital B we know that notwithstanding anything contained in Section 28 to 43 capital A of the Income Tax Act, certain expenses are required to be permitted. The deduction is required to be allowed only on the basis of actual payment. Now, what was happening, we all know that in case of interest on borrowed loan, borrowed capital, especially interest payable to financial institution, scheduled banks, etc., the deduction of interest is permissible as per Section 43 capital B clause B only on the basis of payment. और अगर सर एनपीए हो जाता है या बैड लोन हो जाता है तो उस इंटरेस्ट को डिसअलाउ कर लेते हैं, we add it back. Now, in some of the assessees case, what they had done, that instead of paying the interest, they issued debentures to the corresponding bankers or to the corresponding financial institutions, and accordingly they claimed the deduction in their hand. Subsequently, such an action was upheld by the Honorable Supreme Court in its judgment of September 2021 in the case of MM Aquatonics. उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए सर Section 43 capital B के अंदर एक amendment की गई है, proposed amendment, which provides that the payment of interest should actually mean the payment of interest by constructive in actual payment and not payment by any constructive or any other mechanism or mode. So this judgment of Supreme Court has again been nullified, and I would at the end just like to say that this year perhaps is the only year in all along my 20-25 years of experience where I found that the finance bill is running into less number of pages and the memorandum is running into more pages. तो जिंदल साहब ऐसा लगता है कि इस साल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस बिल के ऊपर कम ध्यान लगाया है और फाइनेंस बिल के प्रोविजंस के पीछे उनका रैशनल क्या है, वो एक तरीके के ना कि वो अपने को एपिलेट सबमिशंस या सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल के सबमिशंस बना के दे दिए गए हैं. एक कंट्रोवर्सी थी कि टैक्स वेदर दिस अमाउंट ऑफ टैक्स एज रेफर्ड वुड इंक्लूड द सेस आल्सो और नॉट. तो कुछ कोर्ट्स का ऐसा मानना था कि टैक्स के अंदर सेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता और सेस की डिडक्शन मिल सकती है. उन जजमेंट्स को भी नलिफाई किया गया है. सेक्शन 40 क्लॉज ए डबल आई के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाली, डबल आई में एक एक्सप्लेनेशन डाली है दैट फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स द एक्सप्रेशन टैक्स वुड ऑलवेज इंक्लूड सेस आल्सो. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं सर. एक छोटी अमेंडमेंट सेक्शन 119 के अंदर की गई है. वी ऑल नो सेक्शन 119 के अंदर सीबीडीटी के पास पावर्स है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इशू करने की, सर्कुलर्स इशू करने की पर्टेनिंग टू सर्टेन सेक्शंस आल्सो. तो उन सेक्शंस के अंदर 234F का एक रेफरेंस नहीं था जो कि लेट फाइलिंग फीस होती है रिटर्न लेट फाइल करने की वजह से. 1000 रुपए या 5000 रुपए लगते हैं दिसंबर के बाद. ये शायद इनकम के इट रिलेट्स विद द इनकम की 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो फीस इतनी है. बड़ा जी आई एम नॉट इनकरेक्ट. तो उस फीस की कंडोनेशन के लिए स्पेशली इन द केसेस ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग विद आर्म्ड फोर्सेस, if they are unable to file their income tax return due to genuine and bona fide reasons, it has been provided that the CBDT shall be empowered to issue instructions for waiver or non-charging of fees under 234F in the corresponding applicable circumstances. Last एक amendment है सर 271AA B के अंदर जहाँ की पोस्ट सर्च अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर पेनल्टी लगती है. तो वो पेनल्टी जो है उसके अंदर स्पेसिफाइड डेट का एक रेफरेंस है एक्सप्लेनेशन के अंदर क्लॉज ए में. स्पेसिफाइड डेट पहले लिखी हुई थी डेट एज रेफर्ड टू इन द नोटिस अंडर सेक्शन 153 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अब क्योंकि 153A के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू सर्चेस कंडक्टेड ऑन और आफ्टर 1st April 2021 and in those cases
In such cases, the provisions of section 148 would be applicable. Therefore, a reference has been made to the provisions of section 148 also in 271AA. I think with this, we have majorly touched upon every provision in the finance bill pertaining to the direct taxes, be it by the tax Guru Giriji or be it by yours truly. So, in case any member has got any query or any attendee has got any query, he can post it and we can discuss it. Yes, sir. Nehaji, in case we have any queries from anyone coming. Sure, sure. We'll check the YouTube channel as well as any messages we are receiving or anything. In the meanwhile, Jindal sir, do you have any news for us? नेहा ऐसे है, बत्रा जी अभी ट्राई कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो अगर बत्रा जी जुड़ जाते हैं तो वी विल कंटिन्यू विद द जीएसटी पार्ट एज वेल. टिल दैट अगर कोई क्वेरी हमारे व्यूअर्स की उधर से आ रही है तो आप देख लो चैट से ना, जहां आपको यूट्यूब पे आ रही हो. सुभाष जी की पैनल से क्वेरी ले लो, कोई है तो सुभाष जी की है. सिद्धार्थ जी, मेरी एक छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन क्वेरी का है. 194R जो आया है नया, gift or perquisite in case of business income. See, I have purchased something in India which is more than 20,000, say mobile phone, and gifted it to a person outside India. तो 194 की एप्लीकेबिलिटी क्या इसमें आ जाएगी? 195 की 194 that will section 194R. Sir, you see, 195 is payment of sums to a non-resident. The sum which is referred in section 195 means explicit sum of money, and there they have not used the expression any gift or money in kind. So in my considered opinion, gifting of mobile phone to someone, let's say a non-resident outside India, will not fall within the provisions of this section. And let me just open up the finance bill also. Perhaps this section pertains only to the payment in kind, that is of the nature referred in 28(4), made by an assessee to resident assessees. Perhaps this is the language, and the expression uses the payee should be or the recipient should be a resident in India. So prima facie, if that being so, even on this count also, it would be outside the ambit of the provisions pertaining to this section. Yes, it is resident only. 194 in 194R, it is resident only. Yes, it is resident only. Sir, problem Kati Subhaji, what was happening was that especially in the case of medical profession, what was happening was lot many freebies were being provided to the medical practitioners by the pharmaceutical companies. They used to have overseas trips also in the guise of foreign conventions where the spouses, the family members would be entertained. They would be staying in lavish properties also. So the backdrop of this TDS section emanates from the instruction issued by Medical Council of India that such like practices or acceptance of such like free gifts by the doctors, medical practitioners is prima facie violating of their, and that has been given. I think Ashok Batra is 37 also, 39 also, and 52 also. Then, friends, I am coming to the second amendment which is being proposed. That is proposed in section 29, which deals with cancellation of it. Very disappointing. This is clear. Not. I would add now they have said that application number can be cancelled by the proper officer in two situations. It was when the return has been submitted by the composition dealer for 3 consecutive periods. Now it is being substituted in case he fails to file the return 3 months beyond the due date of filing the annual return. We all know now the annual return is to be filed and due date is 30th April. So in case any composition dealer does not file the return on June by 3 months means May, June and July, by 31st July, then the registration number can be cancelled. Similarly, as I told you, the government is taking power to prescribe certain conditions in rules. They say earlier on, any other dealer other than composition dealer, if he does not file his return consecutively for 6 months,
his RC was liable to be registered. Now they say 6 months or any period which may be prescribed by the union. So that means now it is the government can prescribe without amending the section even 2 periods or 3 months period or 3 tax periods, your restriction can be cancelled. So this is another amendment which is being proposed in section 29. Then after section 29, we can go to straight section 37. Section 37 deals with, we all know, filing of outward supplies, GSTR 1, which we know it very properly. So GSTR 1 में पहले तो उन्होंने 1 और 2 में 2 कंडीशंस लगा दी. ये कहा कि जो क्रेडिट है that will be communicated in 2B subject to such restrictions and conditions. Similarly, it will be communicated to the recipient also subject to certain conditions and restrictions. चलिए कोई बात नहीं. They have taken the power. Now you can always say, and ultimately once these provisions may be challenged in the court being unreasonable or otherwise, the government can say it has got a statutory support and we can always put that kind of conditions. Secondly, they said in case you are not filing any return for any tax period, then you cannot subsequently file your GSTR 1. That is why I was referring in my initial comment that compliance is on the rise. Now, everybody need to file GSTR 1 and that too consequently, meaning thereby, अगर आपने पुराने किसी महीने का GSTR 1 नहीं फाइल किया तो आप अगले महीने का GSTR 1 नहीं फाइल किया. तो GSTR 1 has become the basis for the government. और उसी जो इंफॉर्मेशन GSTR 1 में आएगी वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी इलेक्ट्रॉनिकली, जो उन्होंने 38 में भी कहा. तो जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट होगी उसके बाद भी अगर कम्युनिकेशन के बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी वो एक अलग बात है, बट कम्युनिकेशन इज आल्सो देयर, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू कंडीशंस. तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया जिन्होंने भारतीय एयरटेल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी नलिफाई कर दिया और ये कह दिया कि नाउ rather than doing a two-way communication, it has become a courtroom. Everybody has to address to the chair. Supplier will give information to the department and department in turn will pass on that information to the recipient and he can put further conditions also. So I don't know whether businessman is responsible for all these amendments because there have been fake invoicing issues, and I was reading some of the statements given by the ministry that the amount involved is something like 93,000 crores. If that being so, the government has to take these kind of actions. I really fail to understand. They have to strike out a balance between the honest taxpayer who is unnecessarily being put under pressure. And the whole theme of this GST was seamless credit, and the credit and this returns and compliances are on the rise. That is the point which we need to understand. So 37(1) में एक उन्होंने ये कह दिया, दूसरा 40 दिन का टाइम दे दिया जो मैंने आप बार-बार कहा है 30 नवंबर तक का. तीसरा ये कह दिया कि आपको सारी रिटर्न्स फाइल करनी है. And then came section 38. This is a new section which is being substituted, जिसका हेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है. जो पुराना सेक्शन 38 था उसका हेडिंग था इंफॉर्मेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज. या इनवर्ड सप्लाईज का है, यहाँ तक मैकेनिज्म है where they will get the information from the GSTR1 and communicate the same to the recipient. They have not mentioned 2B, but it will be something like that in which that information will come. In fact, it is 2B only according to my understanding, but they have not mentioned form 2B. This I am clarifying. So that information will come to that. And that is not sufficient enough. They say you have to satisfy conditions 16(2). Invoice हो, supply आई हो, supplier ने टैक्स दिया हो और आपने रिटर्न फाइल की हो. उसके अलावा उन्होंने सबसेक्शन 2 में ये कह दिया कि we will say कि this is the amount which is available and this is the amount which is not available. और not available के लिए उन्होंने 6 सिचुएशन एनालाइज किए. पहली सिचुएशन उन्होंने कहा है where any registered person has taken the registration, within such period he cannot claim the credit. The language is not clear what exactly they want to say. By any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. So new registration, either is supplier or the recipient has been barred from taking credit, and they can notify any of those conditions. Second condition, which is already there in 16(2)(c), has been restated in section 38,
that the tax must have been paid by the supplier. Third condition is where there is a difference between GSTR 1 and 3B of the supplier by a specified percentage. Even in that case also recipient can be denied the credit. And the fourth condition is, in case they have put up any condition with regard to the period of registration, you cannot claim the credit, you claim that credit, your whole credit can be blocked. And fifth condition is 4912. This is a new amendment which is being proposed. And in this amendment, they are saying कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है हम बताएंगे. 99% करना है, 98 करना है, 97 करना है, या कोई और रिस्ट्रिक्शन लगानी है. अभी 86B में 99% कहा तो सरकार को ये था कि perhaps this provision may be challenged because it does not have any statutory support. Now by proposing this, they are giving a statutory backing to Rule 86B also. So this is what it is there in section 38. Now comes 39, which is certainly we all understand, filing of return. Filing of return, non-resident taxable person who was supposed to file the return by 20th of the following month. Now that limit, that time period has been reduced to 13. And thereafter, they are saying, so far as return is concerned, you can pay the self-assessed tax or any amount as may be prescribed. I'm sure, because we were also debating in our office what is the purpose of this amendment. And then I realized because there is already a scheme which we all know, quarterly return and monthly payment scheme. In this scheme, I am liable to pay 35% of the tax amount, which is an amount which is not a self-assessed. Perhaps that scheme was in operation, but does not have any statutory backing. So this amendment is being made wherein they can justify that even if you pay a specified amount, that can be paid therein. And now they have put up another condition in this. You cannot file your 3B in case you have not submitted the GSTR1 for the previous month. That means filing of GSTR1 is now most important, without which you cannot be eligible to file your 3B. And we all know in case we don't file our 3B, my e-way bill can be blocked, my RC can be cancelled. So this is really important. And now filing and compliance of GSTR 1 and 3B is very, very important. Then comes an amendment in section 47, not a major one. Earlier on, they forgot to file late fee on the TCS returns. And that TCS return was only subject to penalty under section 125 general clause. But now they are saying that you are liable to pay the late fee, which is applicable to GSTR 1 and 3B. And that has been made applicable to 47 also. Then 48, there is a technical correction. This section deals with the GST practitioner. Certainly the reference of section 43 has been deleted. Nothing important. Then comes section 50. This is really a section 49, payment of tax. Here we have seen a lot more changes, some in favor of the SSC. First of all, they are saying that now we can prescribe condition for utilization of electronic credit ledger by inserting subsection 4, and then 4912 also providing that how it can be used. So these are detrimental ones, but the advantage or the beneficial proposed amendment is that in the case of balance in your cash ledger, you can shift the head from one head to another one. Tax, fees, penalty can be shifted to integrated tax or central tax. Similarly, another main advantage is being given, which was not there in earlier proposition, and this amendment proposed that in case you are having two different registration number under the same PAN, and in one registration number, there is an excess balance in cash ledger, so you can transfer that balance into CGST or IGST credit of your other registration under the same PAN. It will really help number of the assessors in resolving their cash flow problem, because sometimes they deposit the cash in one registration, whereas there is a demand in another one. So this is one very, very beneficial amendment. Then comes section 50.
Again, this is a beneficial amendment. There are two amendments which are being made, and we need to understand subsection 3 of section 50 is being substituted. Now, as per this new section, you are liable to pay the interest when you have availed the credit and utilized it. Merely availment without utilization will not attract the interest liability at all. There have been number of case laws on this. Some are in favor, some are in against. So this was the subject matter of litigation. With this proposed amendment, I think the department has already initiated number of show cause notices. Couple of them we are also dealing with them. So this is a very, very important amendment which has come, which is in the favor of assessee. And secondly, with retrospective effect, they have said you're liable to pay tax at the rate of 18% if you have wrongly availed or wrongly availed the credit. Now the question is, those who have paid 24% interest, or they will be eligible for the refund, or it can be appropriated. Now, if this amendment has come from 1st July 2017, it is 4.5 years which has already been passed, and some of the supplier must have paid tax at the rate of 24%. They have done certain retrospective exemption, but there they have specifically stated no refund shall be allowed. But in this case, they have not stated. So in my humble opinion, in case we are complying with the condition of section 54 and the time limit is there, maybe in case we have paid 24% of interest, we can certainly go and claim refund for the excess amount which you have paid. That is the difference between 24 and 18%. And then second amendment, as I told you, the rate of interest has been reduced from 24 to 18%. Now the amendment which has been made lastly in the statutory provision is section 54, which deals with the refund. Subsection 1, they have very clearly stated that you can claim the refund of cash ledger. Earlier on, the word was in such manner in filing return, so there was no column. Now they add the word form. So I think they'll prescribe a form wherein you can claim the credit. Then in the case of diplomatic missions and international organizations as provided under International Immunity Act, they were eligible to claim the refund within 6 months. Now they have clarified it is not 6 months, 2 months from the quarter in which the supply has been received. Third, there was no relevant date from where the 2-year period is to be calculated in the case of SCZ unit and developer. So they have made it clear if this is the due date of filing of return, they have prescribed what is the relevant date when the refund is for the supply made to SCZ or the ITC in relation to the SCZ. So these are beneficial provisions, but one, there is a blockage of refund under subsection 10 of section 54, and it used to refer to 54.3. 54.3 deals with the subject of refund of ITC, but now this reference is being deleted, so he can block your credit. He can block your credit in case there is some demand, either 54.1 or 54.3. Now, because it is subject to whole section 54. So here the scope has gone. I think I forgot to mention section 41. That section is being substituted. As I told you, the concept of 1 to 3 is gone. So the provisional acceptance of ITC is also gone. Now they have substituted this with a new section, which says you can claim the credit, whatever amount has been transferred in your 2B. And secondly, they have stated, in case the supplier has not paid the tax, the provision which you are saying, and it has already been challenged in various high courts, by the supplier, the tax has not been paid. They have reiterated, you will not get the credit. But yes, they have further stated in the proviso that once the supplier made payment of tax, then you will be eligible to claim the credit. Perhaps the rigorous has been reduced just to convince to the court it is a reasonable one and we are not denying the credit. Like in the case of 180 days, when this provision being challenged, the court have held in favor of the revenue by stating that once you make the payment, you can claim the credit. And then 16.4 limit is also not applicable. So अगर मैंने 180 दिन में नहीं किया, मैं 2 साल बाद करता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे मिल जाएगा. So similar condition they have proposed in section 41 also, by saying कि आपको credit दे देंगे provided it makes the payment of tax to the government. I think this is being done to defend their case in the court when this 16.2C provision will be challenged. I think the government has taken a technical move to improve their case.
Then there have been 2 retrospective amendments. A notification came in January 2018 stating that common GST portal, that is www.gst.gov.in is our portal. But then they don't realize the act came into force from 1st July. But certain provisions like transitional provisions were applicable from 22nd of June. So from 22nd of June, GST portal has been made as their formal portal, and they have rectified that mistake which has come. And then 2 exemptions have been given retrospectively, very affecting very few professionals. Number 1, there is unintended waste in the manufacturing of fish meal, except fish oil. Agar fish oil निकलेगा तो उस पे आपको tax देना है, बाकी उस पे नहीं देना. But then this exemption is only for the period 1st July 2017 to 30th September. Similarly, another amendment has been made by the government wherein you are paying a license fee for alcoholic liquor for human consumption. The government has been giving the licenses and people have been paying tax, and the department is asking GST liability under reverse charge. So now that amendment is being proposed that this exemption shall be available from 1st July 2017. So that means all the show cause notice which has already been issued, once it gets an enactment and the section is being notified, from that date that litigation will be over. With this, because I have been given only 25 minutes, I think I have concluded my quota of the time, and I don't want to take even a single minute more. So over to Ravi ji. Neha, you can conclude. Sure. Thank you so much, participants, for joining us today. It was a very enlightening session, and to say the first session on union budget, analyzing all new clauses of direct taxes as well as GST. If there are any queries that the participants have, they can send it to us on voiceofca@gmail.com, and we will, or on any of our VOCA or CAA WhatsApp groups, and we'll get them resolved at the earliest. We'll reply to them on WhatsApp or on mail, whatever is convenient to the participants. We apologize for not taking the queries right there in the session. Thank you for joining us, and I would now request control room to close the session. Thank you. Thank you very much. Control room, kindly conclude the proceeding.